तो हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इसके लिए स्पेशल होती है क्या? तो थोड़ी सी इंट्रो आपको अगर बताएं, इंटर में आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पहले होते थे 4 पेपर एक ग्रुप में। फॉर्चुनेटली आपके यहाँ 3। पहला पेपर अकाउंट्स का रहेगा जिसका एडवांस अकाउंट नाम है। दूसरा पेपर आ गया आपका लॉ। थर्ड पेपर आ गया आपका टैक्सेशन। टैक्सेशन में यहाँ पे आपके 2 पार्ट्स रहेंगे, एक तो इनकम टैक्स और एक जीएसटी, या फिर एक का नाम डायरेक्ट दूसरे का नाम इनडायरेक्ट। बताओ कौन से वाला? इनकम टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेस। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हो गए, 3 पेपर है। एनी आइडिया अबाउट एमसीक्यू? इंटर में एमसीक्यू होते नहीं होते? 30%। 30% आपके एमसीक्यू रहेंगे, 70% डिस्क्रिप्टिव रहेगा इन ईच पेपर। अकाउंट्स में भी 30% के एमसीक्यू आएंगे। अच्छा, जब हमें सुनता है ना कि एमसीक्यू आएंगे अकाउंट में एमसीक्यू, तो बच्चों को ये लगने लगता है सर थ्योरी पूछेंगे। प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा बड़े वाला। वो क्वेश्चन जो एक डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है, वही क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट एमसीक्यू में आ जाता है। तो एमसीक्यू की प्रिपरेशन कोई अलग से नहीं होती। जैसा एक डिस्क्रिप्टिव बड़ा क्वेश्चन अकाउंट्स का बनता है 10 नंबर का, सेम वही क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। बस उसके जो स्टेप मार्किंग वाले होते हैं चीज़ें, वो आपको एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि अगर कैश फ्लो वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो उसका पूछ लेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो अलग बता दो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो अलग बता दो, इन्वेस्टिंग का अलग बता दो। कैश फ्लो में इसलिए बोला कि आपके सिलेबस में कैश फ्लो भी टॉपिक है अभी। +2 का हमने सिर्फ एक कैश फ्लो ही छोड़ा था, जो फाउंडेशन में नहीं पढ़ा वो इंटर में करते हैं, और एक रेशो छोड़ा था वो भी इंटर में करेंगे। ग्रुप 2 में आपके सब्जेक्ट्स हैं, पहला कॉस्टिंग, नेक्स्ट इज ऑडिटिंग, थर्ड इज एफएम एंड एसएम, 50 मार्क्स ईच, और ये भी इनकम टैक्स और जीएसटी 50 मार्क्स ईच। तो पहले हम डेफिनेट ग्रुप 1 स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट और जीएसटी, थर्ड आपका लॉ। 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे, 2 आवर्स अ सब्जेक्ट। जी, कॉस्टिंग को आइडिया क्या होता है? कॉस्टिंग आई थिंक ये 3 सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा। कॉस्टिंग एनी आइडिया व्हाट इज कॉस्टिंग? ट्रेविस? एसी? कोई भी चीज़ ले लो सैंपल के लिए। एसी, तो एसी ये 1.5 टन का कितने का आता है? एनी आइडिया? 40 लेट्स से। गरिमा कहती है अगर मैंने मार्केट में एंटर होना है तो थोड़ा सस्ता देना पड़ेगा, तो गरिमा सेट की 32,000 में दे देती हूँ। 32,000 की फिगर को हिसाब लगाया होगा, वैसे ही कहती है 32,000। मतलब ये तो देखना ही पड़ेगा कि एसी मेरे को कॉस्ट कितने में पड़ती है। फिर ही हम देखेंगे कि 32,000 में बेच के भी क्या मुझे इतना सफिशिएंट प्रॉफिट आएगा कि मेरी सारी कॉस्ट कवर अप हो जाए, है ना? तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालना कॉस्टिंग चैप्टर में सीखते हैं हम लोग। बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ तो फाउंडेशन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाला चैप्टर किया था, मैन्युफैक्चरिंग। उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वही वाले सारे खर्चे, वही वाले सारे एलिमेंट्स को डिटेल में, एक एक एलिमेंट के ऊपर एक एक चैप्टर। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते थे, रॉ मटेरियल के ऊपर पूरा चैप्टर। वेजेस होता था, लेबर होता था, उसके ऊपर पूरा चैप्टर। और थ्योरी में मैंने आपको याद हो तो करवाया था ओवरहेड वर्ड, इनडायरेक्ट खर्चों को। ओवरहेड पूरा चैप्टर, ओवरहेड का एक न्यू वर्जन एबीसी पूरा चैप्टर। तो मतलब इतने डिटेल में स्टडी करते हैं कल्ले कल्ले एलिमेंट को। तो दिस इज कॉस्टिंग। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बस में जाते हैं, मेट्रो, दिल्ली, ट्रेन में जाते हैं, तो कितने किलोमीटर के लिए कस्टमर से कितना चार्ज करें। अब देखो रामपुरा की टिकट 30 रुपए की, 30 की होती है कितनी? रामपुरा तो पुच्छो, पुच्छो कितने की होती है आपकी? 25। तो 25 किमें कटे उन्होंने, कॉस्टिंग में सीखेंगे। उसके ऊपर पूरा चैप्टर सर्विस कॉस्टिंग। दिस इज कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग।
सुना ऑडिट के बारे में थोड़ा? यही सुना होगा, सबसे औखा यही है। औखा कुछ नहीं, बेसिकली थ्योरी सबसे ज़्यादा, रट्टा मार, बैक टू बैक। आप ऐसा लगा लो, मतलब 6 में से सबसे ज़्यादा जो आपके एफर्ट्स लगेंगे ऑडिट में लगेंगे, 6 में से सबसे कम जो नंबर आएंगे ऑडिट में आएंगे। सबसे ज़्यादा एफर्ट्स, इनपुट सबसे ज़्यादा, आउटपुट सबसे कम। उसके बाद एफएम, क्या समझते हो एफएम? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होगा इसके अंदर? क्या बात है, लीवरेज। लीवरेज मतलब जैसे का वर्ड तो आपने बहुत गुड़ा बोल दिया। वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट की फेवरेबिलिटी चेक करते हैं कि मतलब बेसिकली ये प्रोजेक्ट लगाया जाए फायदेमंद है या नहीं। जैसे कि आपने सुना है बठिंडा में रेडिसन ब्लू आ रहा है, नहीं सुना? सिग्नेट्रॉल के बिल्कुल सामने फायर के साथ नई बिल्डिंग डल रही है, वो नई बिल्डिंग रेडिसन ब्लू की है। तो भी रेडिसन ब्लू ब्रांड बठिंडा में आ रहा है, तो कुछ दिमाग लगाया होगा या मुंह चक्के बस खोल देते हैं बठिंडा में? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कस्टमर है इतना, पैसा देगा इतना, ऑक्यूपेंसी कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल बोलते हैं इसे, अप्रेजल, इवैल्यूएशन कह लो। अप्रेजल का ऑल्टरनेटिव नेम इवैल्यूएशन कह लो। इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट करना कि इन्वेस्टमेंट किया जाए या ना किया जाए। लेकिन जैसे का सॉरी, इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल और लीवरेज अलग अलग चीज़ें हैं। तो हाँ, इसमें लीवरेज भी पढ़ते हैं हम लोग, बाद में देखेंगे क्या होता है। तो एफएम में बेसिकली हाँ मेजर ये देखते हैं कि इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, फ़ायदेमंद रहेगा नहीं फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि पैसा कहाँ से रेज़ करें। जैसे कि हमें पता है कि पैसा या तो बैंक से लोन ले सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, पैसा मिल जाएगा। हाँ, लोन लेना है तो एक तो पब्लिक से भी ले सकते हैं, पब्लिक से लोन ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, ये तो एक तो पब्लिक डिपॉजिट होते हैं, कंपनी लॉ में पढ़ोगे डिपॉजिट। दूसरा डिबेंचर, डिबेंचर का क्या सीन है, वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो लोन की तरह का हो गया डिबेंचर, और पब्लिक को इशू किया, पब्लिक से पैसा आ गया। तो पब्लिक डिपॉजिट भी होते हैं, डिबेंचर्स भी होते हैं। तो पब्लिक से पैसा रेज करें या फिर बैंक से लोन लें, क्या फ़ायदेमंद रहेगा? और अगर दोनों ही लेना है तो कौन सा कितना लें? डिबेंचर कम लें, इक्विटी ज़्यादा लें? और डेट इक्विटी रेशो अगर आपने सुना हो तो बचपन में आइडियल कितनी होती थी? डेट इक्विटी रेशो 2:1, ट्वाइस ऑफ डेट। तो वो चीज़ें भी देखनी है, वो सब कुछ एफएम में करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अलावा एसएम में क्या लगता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एसएम फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या लगता है क्या होगा इसमें? बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट, बेसिकली बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते थे आप लोग +1 +2, फाउंडेशन में उसको टच नहीं किया था, इंटर में करेंगे, बिजनेस स्टडीज़ का बड़ा भाई। तो कुल मिलाकर के अगर आप सब्जेक्ट्स देखो अपने, 100% रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं। फाउंडेशन की तरह कोई भी रेलेवेंट टॉपिक नहीं है जो सीए की जर्नी में आपको काम ना आए। 6 के 6 आपके कोर कॉम्पिटेंसी वाले टॉपिक्स रहेंगे। क्या वर्ड बोला? कोर कॉम्पिटेंसी मतलब, कोर कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी, एक्सपर्टीज, कोर कॉम्पिटेंसी, खासियत, एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे 6 के 6। अब इसको 6 सब्जेक्ट्स बोलो या 8 बोलो, मर्जी है आपकी। ऐसे कह सकते हैं 8 सब्जेक्ट्स और 6 एग्जाम्स। हटा जी। स्टार्टिंग विद जीएसटी, फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फाउंडेशन में आपने ये पढ़ा था ना,
प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। लॉ कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होता है? स्टेज नंबर 1 बिल ड्राफ्ट होता है। सेकंड, यू सेड लोकसभा, लोकसभा में प्रेजेंट होगा। लोकसभा सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे है? यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे लोकसभा, राज्यसभा? आगे जी। लोकसभा राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे है? सेंट्रल लेवल पे। क्या स्टेट लेवल पे एक्ट नहीं बनते? स्टेट लेवल पे लॉ नहीं होते क्या? उन्होंने अड्डे करके बैठाना भेजो सवेरे ही। जब मैंने कहा बिल ड्राफ्टेड, सेकंड स्टेप आपने बोला प्रेजेंटेड इन लोकसभा। माय डाउट इज सिर्फ सेंट्रल लेवल पे लॉ बनते हैं, स्टेट लेवल पे ही बनते हैं? अगर स्टेट लेवल का लॉ बनेगा तो कहां पे प्रेजेंट होगा? ये लोकसभा, राज्यसभा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सुना है नाम? एमएलए सुने, एमएलए? हाँ ये तो यस। एमपी सुने? हाँ। तो एमपी अलग है, एमएलए अलग है? एमपी अलग है, एमएलए अलग है ना। तो सेंट्रल लेवल पे आता है पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पे आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये वर्ड लेजिस्लेटिव छोटे होते एसएसटी में याद है वर्ड 3? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटरी, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटरी मतलब लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, इंश्योर करना लॉ इज बीइंग कंप्लाइड। जुडिशरी मतलब नहीं किया तो पनिशमेंट, डिस्प्यूट आगे तो रेजोल्यूशन। तो स्टेज नंबर 1 होती है आपकी, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। पहला बिल ड्राफ्ट होगा, दूसरे नंबर पे प्रेजेंट होगा कहाँ पे? या तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सही हो गया? क्या मैंने लिखा है यहाँ पे बीच में? और या पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली। डाउट? डाउट? पार्लियामेंट इंडिया एज अ होल के लिए लॉ बनाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाएगी। दैट्स फाइन। आई सेड कि जब भी कोई लॉ बनना है, जब भी कोई एक्ट बनना है, तो पहला स्टेप बिल ड्राफ्ट होगा, दूसरा स्टेप पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट होगा। डाउट? डाउट आना चाहिए एक कि सर ये कैसे पता लगेगा कि कब पार्लियामेंट में और कब लेजिस्लेटिव असेंबली में? आपने तो और कह दिया या इधर या इधर, कैसे पता लगेगा कब किधर? डाउट? कैसे पता लगेगा स्टेट के लिए? लॉ जो है लोगों के लिए ही है, लोग तो इंडिया में रहने वाले हर स्टेट में भी रह रहे हैं। हाउ टू डिफाइन? कैसे पता लगेगा पार्लियामेंट में जाना है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना है? मतलब मोटर व्हीकल भी होते लॉ है? क्यों सेंटर? स्टेट का पार्ट है। मोटर व्हीकल के ऊपर लॉ बनाना स्टेट का पार्ट है। यस। स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, बचपन में पढ़ा हुआ है आपने एसएसटी में। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब वर्ड यूनियन, यूनियन वर्ड इज अ रिप्लेसमेंट फॉर सेंटर। या तो यूनियन लिस्ट
या फिर स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट। और ये लिस्ट कहाँ पे दी हुई है? ये तो लग गया है ना। ये लिस्ट कहाँ पे दी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, लिस्ट दे रखी है। ये लिस्ट में क्या दिया हुआ है, वो मैटर्स दिए हुए हैं कि किन मैटर्स के ऊपर लॉ बनाने की पावर यूनियन सेंटर के पास है या फिर किसी स्टेट के पास है, या कॉन्करेंट मतलब सेंटर प्लस स्टेट दोनों, सेंटर प्लस स्टेट दोनों। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको बताता है 3 लिस्ट। ये लिस्ट में है मैटर्स, वो मैटर्स जो बताएंगे कि इस मैटर के ऊपर लॉ कौन बनाएगा। जैसे कि जो इनकम टैक्स है, कंपनीज एक्ट है, उसके ऊपर सेंटर लॉ बनाया है, सेंटर ने लॉ बनाया है, तो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। एक तो आपका इनकम टैक्स और एक आपका कंपनीज एक्ट। ठीक हो गया। लेकिन जो जीएसटी है ना, वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, मतलब सेंटर और स्टेट मिलकर के इसके ऊपर लॉ बनाते हैं। समझ में? एक और डाउट, सर आपने कहा जो बिल ड्राफ्ट होगा या वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा या वो लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट होगा, दोनों में से कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये चीज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाकर के चेक कर लेंगे। हमें पता लगा कि हमने जीएसटी के ऊपर लॉ बनाना है, लेकिन वो तो सर दोनों बना रहे हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। तो पार्लियामेंट में जाए लेजिस्लेटिव असेंबली में जाए? जीएसटी के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? दोनों मिलके, सेंटर भी और स्टेट भी। सेंटर भी बनाएगी और स्टेट भी बनाएगी। सेंटर का कल ही सेंटर बना रही होती पार्लियामेंट, कल ही स्टेट लॉ बना रही होती लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों बना रही है तो दोनों साथ मिलके बैठेंगे। कौन साथ मिलके बैठेगा? पार्लियामेंट वाले बंदे और लेजिस्लेटिव असेंबली वाले बंदे इकट्ठे मिलके बैठेंगे, एमपी एमएलए इकट्ठे होकर बैठेंगे। जस्ट अ सेकेंड। मुझे एक्चुअली हुआ पड़ा है हल्का हल्का कोल्ड, पता नहीं है क्या होता है, जब भी नया बैच शुरू होता है ना कोई दिक्कत होती है। पिछली बार जब फाउंडेशन का नया बैच शुरू हुआ लाइट चली गई, इंटर का बैच शुरू लाइट गई थी, क्या वैसी इंटर के बैच में लाइट गई थी, इंटर का पहला दिन लाइट चली गई। आपकी क्लास लगानी थी कल इधर, कल मैंने संडे को एलसीडी चेक करने लगा, एलसीडी खराब हो गई, कल कोल्ड हो गया। होता ना प्रतिज्ञा टाइप्स। हाँ ना। हाँ हाँ। चलो, हमने देखा कि देखो लॉ मेकिंग बॉडी या तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन बनाएगा डिपेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। 3 लिस्ट चेक करेंगे,
ये लिस्ट में आपको बता रखा है मैटर्स कि किस मैटर के ऊपर लॉ कौन बनाएगा। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा लॉ पार्लियामेंट बनाएगी या लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी। लेकिन जब लिस्ट चेक करी तो कॉन्करेंट लिस्ट में हमें जीएसटी मिला, तो इसका मतलब ये बना कि जीएसटी के ऊपर लॉ दोनों मिलके बनाएंगे। अब मिलके बनाएंगे तो उसमें सिस्टम क्या होता है कि जीएसटी का लॉ बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई। आप अगर न्यूज़ वगैरह देखते हो तो जीएसटी काउंसिल का नाम सुना होगा मे बी, ये काउंसिल की मीटिंग हुई है, काउंसिल ने ये डिसाइड किया, तो जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। अब जीएसटी काउंसिल में कौन बैठेगा? सेंटर से भी बंदे आएंगे और स्टेट से भी आएंगे। कौन आते हैं? सेंटर से आता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, प्लस हर एक स्टेट से स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर। एफएम स्टैंड्स फॉर फाइनेंस मिनिस्टर। ऐसा है ना, जीएसटी टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी सेंटर से आएंगी, कल्ले कल्ले स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर भी आएगा, जीएसटी काउंसिल में बैठेंगे। फिर जीएसटी काउंसिल में डिस्कशन करेंगे जो भी करनी है। जीएसटी काउंसिल की डिस्कशन हो गई, वोट्स डालेंगे, जो भी इनका यहाँ पे एजेंडा पास हो गया, डिसीजन ऑफ काउंसिल, जो भी डिसीजन ऑफ काउंसिल आएगा वो दोनों फॉलो करेंगे, फॉलोड बाय बोथ। कौन 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 फॉलो करेगा? पार्लियामेंट भी एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी। सही है ना, क्योंकि काउंसिल में दोनों के बंदे थे, सेंटर का भी था और स्टेट का भी था, तो जो काउंसिल का डिसीजन आया वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो पार्लियामेंट को भी मानना पड़ेगा और लेजिस्लेटिव असेंबली को भी मानना पड़ेगा ये डिसीजन। अच्छा, जब जीएसटी अगर थोड़ा याद हो, मतलब +1 +2 फाउंडेशन थोड़ी बहुत एंट्री तो डाली है, इस बार तो खास करके जीएसटी कितनी सारी एंट्री आ गई पेपर में। तो आपने देखा होगा हर एंट्री में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी अलग अलग लिखते थे हम, 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। तो उसका रिलेवेंस समझ आ रहा है कि 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी था, मतलब दोनों लग रहे थे, सेंटर का भी टैक्स और स्टेट का भी। तभी करके लॉ बनाने की पावर भी दोनों के पास है, सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी। एक बात बताऊं, कुछ भी अगर करना हो ना सरकार को, हर चीज के लिए लॉ चाहिए। अब मानोगे नहीं, लॉकडाउन में अगर लॉकडाउन भी लगाना था ना, कि घर से बाहर नहीं निकलना, निकले तो उठा के ले जाएंगे, तो उसके लिए भी लॉ चाहिए था। ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स लॉ। ठीक हो गया। तो बेसिकली टैक्स अगर कलेक्ट करना है लोगों से तो उसके लिए भी लॉ चाहिए। लॉ मतलब, वर्ड में लॉ लॉ बार बार बोल हटा, लॉ मतलब, लॉ मतलब लॉ एक बड़ा वर्ड है जिसमें आपका एक्ट आएगा। एक्ट को एक और नाम है, कभी कभी कोड बोलते हैं, सुना है आपने कोड? जैसे कि आपने ये सुना इनकम टैक्स नया आ रहा है, और इनकम टैक्स जो नया आ रहा था ना, पहले ही डिस्कशन चल रही थी कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, मतलब वर्ड उसको एक्ट ना बोल के कोड बोलेंगे। जैसे कि एक और है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, सीए फाइनल के सिलेबस में है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो कोड की पावर इक्विवेलेंट टू एक्ट है, जो एक्ट की पावर सेम कोड की पावर। एक्ट के अलावा होते हैं रूल्स, इसके अलावा होती है नोटिफिकेशन, सर्कुलर, और क्या, अमेंडमेंट भी ना। एक्चुअली अमेंडमेंट का एक्ट बनता है, जो अमेंडमेंट्स होती है ना उसका भी एक्ट बनता है, एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स कंप्लाई अप्लाई की जाती है, तो वो एक्ट में आ गया। इसके अलावा आप कहोगे जजमेंट्स। अच्छा एक बात बताऊं, पहले स्टार्टिंग के 2-3 दिन ना आपको थोड़ा हैवी हैवी लग सकता है,
क्योंकि कितनी सारी बातें मैं बोल रहा हूँ और मैं रिपीट भी नहीं कर रहा, आगे चलता जा रहा हूँ। ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, पहले 2 लेक्चर में अच्छी लगती हैं, उसके बाद एग्जाम के लिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है जी। अगर मैं आपको अच्छे से याद भी करा दूंगा तो भी पेपर के लिए आप कहोगे छोड़ो ना सर, क्या करना है, चलो आगे। पेपर के लिए ना, ये आपकी बुक में है सब कुछ। ठीक है जी। बस इंट्रोडक्शन लेक्चर में ऐसी कहानी सुनना अच्छा लगता है तो मैं सुना रहा हूँ। और हाँ, आपको पता भी होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, सुन के जितना याद रह जाएगा बल्ले बल्ले, थोड़ा बहुत इवेपोरेट हो जाएगा चलेगा। ठीक। तो जैसे फाउंडेशन में था है ना, अकाउंट्स के इनिशियल लेक्चर्स में पौच पौच, इतना बर्डन, इतना सीमित रहेगा। गिव मी 5-7 डेज, 5-7 दिन बर्डन रहेगा, 5-7 दिन बाद पता लगेगा अच्छा ऐसे। क्योंकि 5-7 दिन ना, पता क्या है, अगर मैं जीएसटी की बात करूँ ना, इसमें करेंगे तो अपन एक चैप्टर, फिर दूसरे चैप्टर, फिर तीसरे चैप्टर, लेकिन एक चैप्टर में आपको बुक से खोल ही नहीं सकता। अगर मैं कहूँ ना मैं अभी आपको बुक खोल के खड़ा हो जाऊँ और बुक से ऐसे करवा दूँ कुछ, नॉट पॉसिबल। जो भी वर्ड आएगा आपको पता ही नहीं, तो पहले मुझे ओवरव्यू में इंटरलिंकिंग सारी बिठानी पड़ेगी, फिर मैं आपको शुरू कर पाऊंगा। आप मान के चलो, बुक का पहले 5-7 दिन बुक नहीं पढ़ सकते, पहले 7 दिन आप बुक पढ़ नहीं सकते, पढ़ोगे तो कुछ पता नहीं लगेगा क्या है। स्टिल मैं रिपीट कर दूंगा थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बस सुनते चलो कंसंट्रेशन से। लॉ एक बड़ा वर्ड है, लॉ में एक्ट आता है, रूल्स आता है, नोटिफिकेशन आता है, सर्कुलर आता है, जजमेंट आते हैं। इसके अलावा आपने सुना नहीं, लेकिन एक बायलॉज भी होते हैं, सुना है? एक रेगुलेशंस भी होते हैं। ठीक है जी। एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल, वो एक्ट का ही पार्ट होता है। कंपनीज एक्ट फॉर्मेट शेड्यूल 3, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो वो एक्ट का ही पार्ट होता है। 7 शेड्यूल CSR एक्टिविटीज़, पढ़ा आपने? कहाँ पे पढ़ लिया? चलो, एक्ट या कोड बनाने की पावर किसके पास है? जो बोलते हैं ना लॉ मेकिंग प्रोसेस, तो आप कहते हो कि सर पार्लियामेंट, पहले बोलते थे कल पार्लियामेंट, अब बोलोगे सर पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। एक्ट बनाने की पावर बेसिकली पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। ठीक है जी। एक्ट बनाने की, लॉ नहीं, कल एक्ट। लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, लॉ में सारी चीजें आएंगी, जिसमें से पहला टर्म है एक्ट। एक्चुअल में फ्लो कैसे चल रहा है देखो, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट देती, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उस लिस्ट को देख करके पता लग गया कि इस टॉपिक के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है। या तो वो पार्लियामेंट के पास होगी, या वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होगी, या दोनों मिलकर बनाएंगे। दोनों मिलकर बनाएंगे तो उस केस में क्या करते हैं, काउंसिल बना लेते हैं। उस काउंसिल में दोनों बंदे आते हैं, सेंटर से भी बंदे आते हैं, स्टेट से भी बंदे आते हैं, मिलकर के डिसाइड करते हैं। जो डिसाइड कर लिया सेम दोनों फॉलो करेंगे, स्टेट भी फॉलो करेगी और सेंटर भी फॉलो करेगी। एक्ट बनाने लगते हैं। अब जब एक्ट बन रहा है, आपने बचपन में कंपनीज का ना वो पढ़ा आपने क्या, कि इनकॉर्पोरेशन करानी है तो प्रोसीजर क्या रहेगा? सेक्शन नंबर कौन सा लगता है उसमें? 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन नंबर बोलो भाई। 7 है मे बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किसी को नहीं याद है? याद नहीं है। चलो छोड़ो, मैंने आपको ये बताना था कि इनकॉर्पोरेशन का आपने प्रोसीजर पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तो फिर से इंटर में पढ़ाएंगे, क्योंकि पता होता है कि फाउंडेशन में कुछ नहीं पढ़ के आए। तो जो प्रोसीजर है ना, वो एक बल्कि सा पार्ट हो गया, लेंदी सा। ये फॉर्म फाइल करो, ये फॉर्म फाइल करो, इसको सबमिट करो,
प्रोसीजरल बेकार सी बात होगी, टुच्ची सी बात। जो जो टुच्ची चीजें होती है ना, टुच्ची समझते हो मतलब कम इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, खास फर्क नहीं पड़ रहा हो, तो वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है, ऐसी टुच्ची चीजें डेलीगेट कर देती है। डेलीगेट वर्ड समझते हो ना, क्या अपनी जिम्मेवारी किसी और को दे देना, डेलीगेट। तो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली डेलीगेट कर देती है किसको, गवर्नमेंट को। एक्ट में पता क्या लिख देते हैं, जैसे सेक्शन 7 ही है, कंफर्म, कंफर्म 7 ही है ना, हाँ। जैसे सेक्शन 7 में ये लिख दिया जाएगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वर्ड लिख देंगे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जब वर्ड लिख देना एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये वर्ड ही अपने आप में पावर दे रहे हैं डेलीगेशन की, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जब कह दिया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब इसके ऊपर रूल्स बनेगा, और वो रूल्स कौन बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नमेंट मतलब कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी सर, स्टेट या सेंटर? अच्छा, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट अलग अलग है क्या? मुंडिया मरी जंदे हैं सारे जने। और ये फिर से एसएसटी बचपन की, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटरी, एसएसटी के रट्टे मारे हो गया सर ने। सर ने आप नहीं पढ़ी जब पढ़ने का टाइम था? अच्छा, इसको जब मेरा टाइम था तब नहीं मैंने पढ़ी, ये तो जब पढ़ाना होता है तो पता होना चाहिए ऐसे। मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया सीए जर्नी में, बस पहले टाइम पास। लेजिस्लेटिव क्या, लॉ मेकिंग बॉडी है ना, और लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है, यही आपकी पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एग्जीक्यूटिव में आती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अलग है, पार्लियामेंट अलग है। गवर्नमेंट में आपकी दोनों आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है वैसे? पार्लियामेंट में मोदी जी बैठते हैं, गवर्नमेंट में मोदी जी बैठते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस? पार्लियामेंट सुनते तो हो, पार्लियामेंट पार्लियामेंट है, फ़र्क क्या है गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में? हाँ, गवर्नमेंट एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी। पार्लियामेंट में हाय, गाना है ना एक, हाय मैं मर ही जाऊं। नव्या, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है? नया बताएगी, नया। ओए, ओरू, हाँ जी, मैं तो बताऊंगा ही फाइनली, एक्सपेक्टेशन की कुछ तो, चलो कोई नहीं। तभी है ना, मैं कुछ भी बोलने लगूँ आपको कुछ नहीं पता होता, तभी करके हैवी हैवी लगने लगता है, इतना कुछ पता ही नहीं कुछ, क्या करें। ये तो मेरा काम ही है नहीं बताने वाला, जीएसटी की तो पार्टी है नहीं, ये तो फाउंडेशन में आप प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ पढ़ते हो उसका पार्ट है ये तो। लेकिन चलो, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ये उसका पार्ट था तो उधर पढ़ना, सब कुछ मैं करवा दूंगा जो भी आपको नहीं आता होगा। इलेक्शन होंगे, हाँ, स्टेट ਦੇ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2017 ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਰਵਾਤਾ ਇਤਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣਾ 534 ਸਮਥਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ पार्लियामेंट दियाँ, 534 के आसपास। मेरे टाइम पे 534 था, आज 2-4 कम होंगी उतने थले। तो हूँ मान लो यार, ऑल ओवर इंडिया 536 सीटें हैं, मतलब 536 जगह तो बंदे जितने हैं, हर थां तो हर एक पार्टी का बंदा खड़ा होगा। अच्छा एक मिनट, मैं पंजाबी में शुरू हो गया, पंजाबी आती है ना सबको, प्योर हिंदी बात तो कोई नहीं, जिसको पंजाबी आती नहीं समझ, वेरी गुड। जेडी चीज़ टेढ़ी होया करोगी ना, कॉम्प्लेक्स होया करोगी, वो मैं पंजाबी च आ जाना हूँ, पर वो अच्छी तरह समझ आ जाती है। अदरवाइज हिंदी बोलनी ऐसे ज़रूरी होती है, वो सोफिस्टिकेटेड सा लगता है। पंजाबी ना
ऐसा नहीं लगता, इंप्रेशन सा नहीं पड़ता, तो हिंदी में आना पड़ता है, लेकिन जो चीज़ समझानी हो तरीके नाल फिर हम पंजाबी च आ जाना। काउन 534 या 536 जिन्ने भी सीटां है वो सीटां तो बंदे जितने हैं, हर एक सीट तो हर एक पार्टी का बंदा खड़ा होगा, तो कितों बीजेपी का बंदा जितूगा, कितों अपना कांग्रेस का बंदा जीतूगा, है ना। और आप टीवी स्क्रीन पर भी देखते होंगे, बीजेपी ने इन्नी सीटां आ गई, इनू कांग्रेस ने सीटां आ गई, आप इन्नी सीटां आ गई, ठीक हो गया। तो 534 अगर सीटां टोटल 400 सीटां मान लो बीजेपी को मिल गई, 120 सीटां आप कहने कांग्रेस में मिल गई। आ समझते हैं, आता टीवी स्क्रीन पर इलैक्शन होंगे तो आही देखते ना आप, 500 400 सीट इनू होगी, 120 इनू होगी, 15 इनू होगी, 4 इनू रह गया, नहीं देखते 4 सीटां का मतलब की है 400 जगह तो बीजेपी का बंदा जित गया, 120 जगह तो कांग्रेस का बंदा जित गया। जेड़ा बंदा जितया उन्होंने कुछ तो है माना मोटा आदर परिणाम कुछ तो करांगे। अगर राहुल गांधी जित गया, प्रियंका गांधी जित गई, चलो बाकी कैंडिडेट हार गए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी अगर जित गए तो कुछ तो इज्जत मान करोगे इन्हों का, तो ये चक के सारे यानी कितने जाके बैठणगे पार्लीमेंट में, ये सारे कहलानगे मैंबरस ऑफ पार्लीमेंट MP। पार्लीमेंट दे विच रूल सारे बंदे आके बैठणगे ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ जगह तो 534 बंदे अगर है तो सारे 534 बंदे आके पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ बैठणगे। ਹੁਣ 534 बंदे सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। अब पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ बैठती है, ऑपोजिशन ही बैठती है। गवर्नमेंट मतलब कली मोदी जी बीजेपी, कली रूलिंग गवर्नमेंट, पार्लियामेंट मतलब रूलिंग गवर्नमेंट प्लस ऑपोजिशन, ठीक हो गया। अब आपने सुना है कि पावर ऑफ लॉ मेकिंग पार्लियामेंट के पास या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, अब से दोनों बोलोगे। अब किसी बच्चे के दिमाग में ऐसे डाउट आना चाहिए था, नहीं आता आपके दिमाग में, लेकिन आना चाहिए था कि सर गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिया, पार्लियामेंट को क्यों दिया। ऑपोजिशन बैठी है, ऑपोजिशन का रिलेवेंस आ गया बीच में, ऑपोजिशन की से आ गई, से बोलते हैं से आ गई, उन्होंने गल रखने का एक मौका मिल गया। तो दैट्स वाई जो मेजर चीज़ है एक्ट वो बनाने की पावर किहदे कोल है, पार्लीमेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। ये की होगा एक रूलिंग गवर्नमेंट भी बैठी होगी प्लस ऑपोजिशन भी बैठी होगी, हाँ है ना यार। अगर कल गवर्नमेंट को पावर दे देंगे बीजेपी, तू आपके हिसाब लॉ बना ला, मोदी को पता यार मैं 65 साल का तो हो गया, किन्ने का मोदी 65 65 का तो है अप्रोक्सीमेट, किन्ना नहीं आइडिया। अब पिछे रौला नहीं पिया सी इन्हां दा भी बीजेपी 65 साल के बाद रिटायर होना है, पर मोदी होने लग गया तो इन्होंने पॉलिसी चेंज करती, हुआ था ये पिया सी बई, पिया सी जो तो पता तो है ही नहीं, तो पिया सी तो हूँ 65 साल का हो गया, तो हूँ पता ही यार बंदे दी है ना पूरा तो होना ही है स्वर्गवासी या नरकवासी व्हाट्सएवर। 65 साल की उम्र हो गई, बंदे को पता भी यार मैं 5-7 साल होर जीना है, तो जी पॉलिसीज बना लग्या है, अगर बंदे को पावर दे दी जाए सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट, देखो अगर आप कहते गवर्नमेंट को पावर देती मतलब बीजेपी को पावर देती, यदा मतलब आई है भी मोदी को पावर देती, हाँ एक बंदे के हथ पावर आ गई, डिक्टेटरशिप वाला सीन। अगर कल गवर्नमेंट को पावर दे देना तो गवर्नमेंट की हो सकता है आपके फायदे के लिए बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिसी बना लूगी, अगली कहूगी मेरे 5-7 साल है ना, वो चाहे दिखे भी बस मोदी 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 ने बहुत वधिया करता, उदू बाद इंडिया जावे तेल लेने, हमने क्या लेना, हम तो पूरे हो जाएंगे, हमारे जीते जी तो हमारा ऐसा रहे। तो गवर्नमेंट अगर दे रहे गवर्नमेंट बहुत शॉर्ट टर्म चल पी, और अगर ऑपोजिशन विच बैठी है कोई डिसीजन करने के लिए, फिर ऑपोजिशन ये सोचू, ऑपोजिशन की कमियां लभन की कोशिश करूँ बार बार रूलिंग गवर्नमेंट की, तो फाइनल जो लॉ पास होगा ना वो ही होगा जी ऑपोजिशन भी कहूगी हाँ यार ये तो जायज़ है, तो होना ही चाहिए है। ऑपोजिशन मंजूरी किनू दो यार, जी ऑपोजिशन भी लगे भी यार ये तो होना ही चाहिए, उन्होंने ही ऑपोजिशन मंजूरी दो। रूलिंग गवर्नमेंट तो अगर उन्होंने पता भी हो भी हाँ लॉन्ग टर्म के जाके चीज़ नुकसान दे दूँ, तो भी वो चीज़ पास कराने की कोशिश कर सकते रूलिंग गवर्नमेंट, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट को लग सकता है यार शॉर्ट टर्म के लिए तो फायदेमंद है ना, साड़ी टेन्योर शॉर्ट टर्म दी है 5 साल की, 5 साल तो असी आपके नंबर लै जाएंगे,
ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਠੁੰਗਾ ਠਾਂਗੀ ਕਰੀ ਚੱਲੂ। ਜੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਊਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਉੱਤੋਂ ਆਊਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਲੂਗੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਟੁੱਚਾ ਜਾਏ, ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਟ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਅ ਬਣਾ ਦੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਵੀ यार छोटी जी गल है, उन प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या ही फर्क पड़ रहा है, डेलीगेट कर देते हैं पावर, तो पावर डेलीगेट कर देते हैं। जब पावर डेलीगेट कर देते हैं तो कल्ली रनिंग जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो लॉ बना देती है, उसके ऊपर रूल्स बना देती है। जब पार्लियामेंट लगता है टुच्ची चीज है, चल यार रूलिंग गवर्नमेंट तो पे बना ला। दैट्स वाई आपका एक्ट और रूल्स दोनों पैरेलल चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्ट लिखी होंगी है, अनइंपॉर्टेंट चीज़ें एक्ट विच लिख देंगे है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। वर्ड जो लिखता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड होता है, मतलब वो उत्ते रूल्स बन गए। शॉर्ट हो गया। कंपनीज एक्ट 2013 बनया, कंपनीज एक्ट 2013 बनया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਵਰ ਹੁਣ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਤੇ, तो कंपनीज रूल्स 2014 बन गए। ਹੁਣ एक्ट 2013 बनया है, तो 2013 तो साल 2 साल बाद चलते चलते गलतियां पता लगती हैं, कमियां पता लगती हैं। ठीक हो गया। या फिर एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई वर्डिंग लिखी है, लोगों को पता ही लग रहा था मतलब की है, लोग डाउट पूछ रहे हैं, बेसिकली डाउट वाला सेशन चल रहा है, लोगों को डाउट आ रहा है कि क्या किया जाए, हमें समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। तो डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर इशू होता है, टू क्लैरिफाई द एक्ट या रूल्स। क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर इशू होते हैं। इनफैक्ट बहुत बार ना सर्कुलर जो आता है ना एफएक्यूज फॉर्म में आ जाता है। एफएक्यू समझते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन लिखा होता है इंडस्ट्री का ये क्वेश्चन है, हमारी तरफ से ये आंसर है, और जो आंसर होता है ना सर्कुलर, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है क्लैरिफाई। इसका मतलब समझते हो, मतलब सर्कुलर में ऐसा कुछ नहीं होगा कि नई बात बताई जाएगी, न्यू थिंग नहीं होगी। एग्जिस्टिंग एक्ट में ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਵੀਰੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਹੈ, ਆਏ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ जीएसटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ डायनेमिक QR कोड लाना ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। एक सेलर ने, शॉपकीपर ने जब माल बेचेगा तो उसने इनवॉइस के ऊपर या अपनी पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर डायनेमिक QR कोड दिखाना होगा कस्टमर को। ठीक हो गया। QR कोड तो समझते हो ना, उसके जैसे डायनेमिक QR कोड। फर्क क्या है, आप लोग कह रहे थे कि सर QR कोड भेजियो, तो मैं QR कोड भेज देता हूँ, और उस QR कोड को जब स्कैन करते हो, अमाउंट आप फिल कर दो ना, तो फिल कर दो ना, वो स्टैटिक QR कोड है। हर बंदे ਨੂੰ QR कोड ਉਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, स्टैटिक, चेंज नहीं हो रहा। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਯਾਰ, ਨੀਚੇ ਗੁप्ता डिपार्टमेंटल, ਉਹਦਾ QR ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ स्टैटिक QR ਕੋਡ ਹੈ। डायनेमिक QR कोड ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀਰਾਮ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਆਊਟਲੈਟ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਲੈਟ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਪ੍ਰੀ ਫਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आईसीआई ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਗਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਫਿਲਡ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एतक्यून इंटर दी करवाओगे ना 18,000 की रजिस्ट्रेशन, अमाउंट भी बता दी आपको, 18,000 भरना पड़ेगा इसका, तो प्री फिल होके आ जाएगी अमाउंट। उसको बोलते हैं डायनेमिक QR कोड। प्री फिल होके आई है ना, हर कस्टमर के लिए QR कोड नया जनरेट होगा, तो उसे बोलते हैं डायनेमिक QR कोड। डायनेमिक मतलब बार बार जो चेंज होगा, स्टैटिक मतलब जो एक बार सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो जीएसटी में कहा गया है कि डायनेमिक QR कोड जनरेट करना होता है।
और डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करके कहाँ पे दिखाना होता है? कहते हैं इनवॉइस के ऊपर या फिर पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर। और पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होता है? पीओएस मशीन। होता नहीं सर। इजी डे वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे ना उनकी जो स्क्रीन लगी होती है जहाँ पे वो ऑर्डर पंच कर रहे हैं आपका, ये मतलब गन सी होती है ना, स्कैनिंग वाली, स्कैन किया आपके प्रोडक्ट्स और बिल बन रहा है, वो मशीन को कियोस्क मशीन बोलते हैं या पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोलते हैं। कियोस्क मतलब उसके ऊपर लिखा होता है कियोस्क, लेकिन ऑफिशियली ऑन पेपर उसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोलते हैं, पीओएस मशीन। एक तो उसको पीओएस मशीन बोलते हैं, एक दूसरा जो पेट्रोल पंप पे जाते हुए किसी भी जगह पे आप देखते हो ना कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन, उसको भी पीओएस मशीन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। पॉइंट ऑफ सेल इज जिथे कस्टमर खड़ा है एंड मोमेंट ते पे करने ਲਈ, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल। ऑर्डर प्लेस करने ਲਈ, इनवॉइस जनरेट करवाने ਲਈ, पेमेंट करने ਲਈ, वो पॉइंट ऑफ सेल बन गया, पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोलते हैं। ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਨਵॉइस ਦੇ ਉੱਤੇ। ठीक हो गया? जीएसटी एक्ट में क्या लिख दिया? हर दुकानदार को, हर नहीं मतलब उसमें लिमिट डाल दी कि ये वाली कैटेगरी में अगर दुकानदार होगा तो दुकानदार को क्या करना है, डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट करना है। और वो कैसे जनरेट करेगा? या तो इनवॉइस के ऊपर या फिर आपके पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर क्यूआर कोड जनरेट करेगा। और इस क्यूआर कोड से होगा क्या? कस्टमर इसको स्कैन करेगा और पे करेगा। ठीक हो गया? लोगों के डाउट आए, ये दुकानदार है, दुकानदार का डाउट आया कि सर मैंने दीपक को माल बेचना था, दीपक को क्यूआर कोड निकाल के खड़ा हो गया, वो कैश निकाल के खड़ा हो गया। दीपक ने तो कैश देना था, सरकार कहती कि क्यूआर कोड दिखाओ, दुकानदार कहता कि उसने देना ही कस्टमर ने कैश है, मैं क्यूआर कोड का क्या करूंगा भाई। कस्टमर भी क्या करेगा, कस्टमर ने देना ही कैश है, कस्टमर कहना मैंने आंदा ही नहीं ऑनलाइन। हाँ, तो इंडस्ट्री का डाउट आया। इंडस्ट्री का डाउट क्या आया कि सर आपने तो कहा था कि या तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर दिखाना या इनवॉइस के ऊपर दिखाना, लेकिन कस्टमर ने तो पे ही नहीं करना वैसे, तो मैं क्या करूं। तो डाउट था इंडस्ट्री का, तो इसको आंसर दिया सर्कुलर इशू करके। और सर्कुलर में क्या कहा कि भाई हमने कहा था कि इनवॉइस के ऊपर दिखाओ या पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर दिखाओ, लेकिन अगर आपने कस्टमर कैश दे रहा है ना तो भी कोई चक्कर नहीं, तो आप क्या करो, जो कैश ले लिया उसको इनवॉइस के ऊपर कैश की डिटेल प्रिंट कर दो, इतनी अमाउंट इस दिन मेरे को आ गई, इनवॉइस के ऊपर लिख देना, आपका लॉ कंप्लाई हो गया। तो ऐसी चीजें क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर इशू होते हैं। टुच्ची सी बात है ना, क्या करें। तो इसे क्लैरिफाई करने के लिए पार्लियामेंट को तंग नहीं किया जाता, गवर्नमेंट को तंग नहीं किया जाता। गवर्नमेंट के अंडर डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस है तो सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी का केस है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। तो सीबीआईसी सर्कुलर इशू कर देती है, तो सीबीआईसी कहते हैं कैसे करना है। लोग क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का आंसर हो जाए। तो मतलब क्लैरिफाई जब करते हैं ना, क्लैरिफाई करते हैं एक्ट, क्लैरिफाई द एग्जिस्टिंग लिख देता हूं मैं, जो एग्जिस्टिंग एक्ट या रूल्स है सिर्फ उसको क्लैरिफाई करते हैं। नो न्यू लॉ, न्यू लॉ कोई नहीं बनाते सर्कुलर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्ट, लॉ वर्ड में एक्ट आता है, रूल्स आते हैं, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, जजमेंट आती है, किसका क्या रेलेवेंस है वो रेलेवेंस समझाना चाह रहा हूँ। एक्ट सबसे बड़ी चीज़ है, एक्ट में से कोई चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है जो डेलीगेट करनी है उसके लिए रूल्स बनते हैं। एक्ट बनाने की पावर या तो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, कैसे पता लगेगा कौन बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट से पता लगेगा। एक्ट और रूल दोनों बन गए, बाजार में चले गए, बाजार में दिक्कत आ सकती है, अगर दिक्कत आएगी लोग क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सर्कुलर इशू होगा। सर्कुलर कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में सीबीआईसी रोल प्ले करेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम लिख ही देता हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी।
अब सर नोटिफिकेशन क्या होती है? चलो नोटिफिकेशन छोड़ो, जजमेंट क्या होती है ये तो पता होगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आ गए, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या होता था? केस लॉ तो नहीं होता प्रेसिडेंट? जो भी डाउट आए गूगल करो। एन ऑफिशियल डिसीजन और दैट हैपेंड इन द पास्ट। प्रेसिडेंट सही है वर्ड। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, बेसिकली अगर कोई डिस्प्यूट होया तो सुप्रीम कोर्ट कहता आए कर लेना चाहिए है, तो अगली बार लोगों ने भी उमें ही करना है, तो लोगों के लिए बाइंडिंग हो गया। बाइंडिंग हो गया तो जजमेंट को भी अपन लॉ बोलते हैं। तो नोटिफिकेशन लास्ट है क्या? अब नोटिफिकेशन क्या चीज़ है? कई बार ना कुछ चीज़ें एक्ट में कह देते हैं एज मे बी नोटिफाइड। एक्ट में दो तरीके के वर्ड यूज करते हैं, या तो वर्ड यूज करते हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या वर्ड यूज करते हैं एज मे बी नोटिफाइड। ओके, अगर वर्ड कह दिया एज मे बी नोटिफाइड तो उसके लिए फ्यूचर में जाकर के नोटिफिकेशन इशू होगी, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू होगी, और ये भी कौन करता है? गवर्नमेंट। जैसे कि नोटिफिकेशन ज्यादातर ज्यादातर किस काम में आती हैं? डेट्स के लिए। मतलब एक्ट में लॉ बना देते हैं, ठीक हो गया, लेकिन वो लॉ कब से इफेक्टिव होगा उसके लिए नोटिफिकेशन आती है। एक्ट में लिख देते हैं दिस लॉ शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाइड, ठीक हो गया। अब फ्यूचर में नोटिफिकेशन इशू करते हैं कि जब उनको लगता है कि हाँ अब ये लॉ अप्लाई करा दिया जाए, तो उस दिन नोटिफिकेशन इशू करती है गवर्नमेंट। तो एक्ट में डेलीगेट किया जाता है वर्ड लिख के एज में भी नोटिफाइड, या वर्ड लिख के एज में प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब्ड है तो इमीडिएट इफेक्ट वाली चीजें होती हैं, नोटिफाइड वाली चीजें ज्यादातर होती है फ्यूचर के लिए। जैसे कि जीएसटी में ये लिखा हुआ है, आपको पता है कि पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लगता है नहीं लगता? पेट्रोल के ऊपर नहीं लगता, नहीं लगता। लिकर के ऊपर, दारू के ऊपर नहीं लगता। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख रखा है कि जीएसटी लगेगा ऑन सभी प्रकार के गुड्स एंड सभी प्रकार के सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पीने वाली दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख रखा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये तो लिखा है नहीं पेट्रोल के ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन जीएसटी एक्ट में लिख रखा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लगेगा फ्रॉम द डेट एज में बी नोटिफाइड, लगेगा फ्रॉम द डेट एज में बी नोटिफाइड, ठीक हो गया। सेक्शन नंबर 9 में लिखा हुआ है। तो नोटिफाई अभी तक किया नहीं है तो अभी तक लग रहा नहीं, तो फ्यूचर ते टालना होवे डेट पाके, डेट हाले देनी नहीं बट फ्यूचर से टालना है, उधर लिए नोटिफिकेशन फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ आती है। तो 4-5 चीज़ें पता लगी हैं ये मेजर। अब ये बाय लॉज क्या होते हैं छोड़ो, क्या लेना आपने। रेगुलेशन क्या होती है वैसे? रेगुलेटरी बॉडी सुना है वर्ड? रेगुलेटरी बॉडी, जैसे कि शेयर मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी कौन है? सेबी, हो गया। सिमिलरली शेयर मार्केट में एनएससी और बीएससी काम कर रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये स्टॉक एक्सचेंज भी ना ब्रोकर्स के लिए लॉ बना देते हैं, उसको बोलते हैं बाय लॉस। जैसे स्टॉक एक्सचेंज के केस में जैसे सेबी एक्ट है, फिर सेबी रूल्स हैं, फिर सेबी की रेगुलेशन भी हैं, फिर जो स्टॉक एक्सचेंज उन्होंने अपने बाय लॉज बना रखे अपने ब्रोकर्स के लिए। रेगुलेशन कौन बनाएगा? एक रेगुलेटरी बॉडी बनाती है। जैसे कि आपका सेबी पहले तो एक्ट है, सेबी एक्ट बहुत गंदा है, ये भी आपके सिलेबस में से है फाइनल में। पहले सेबी एक्ट है, फिर सेबी रूल्स है, फिर एक सेबी एलओडीआर रूल्स है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। फाउंडेशन तो भाई असली गेम तो इधर है। उसके बाद सेबी की रेगुलेशंस है, एक्ट 1999। उसके बाद एनएससी और बीएससी के बायलॉज हैं। आर यू गेटिंग?
चीज़ें बहुत सारी हैं जिनसे आप अभी वांझे पड़े हो। चलो लीव इट। अच्छा, किसी के चुल नहीं हुई है लिखने की? हुई नहीं किसी के? है दीपांशु? दीपांशु, इच्छा नहीं करी अंदर से ये लिखने की? किसी की नहीं हुई? आपको तो पता है ना। हाँ तनु, इच्छा नहीं हुई है लिखने की? बेकार है, सिलेबस नहीं है ना। बस मैंने तो आपको ये बताना था कि जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सब कुछ घर पे बैठ के करते रहो। क्लास में लिखने का टाइम है नहीं, क्लास में लिखना भी नहीं है, टाइम वेस्ट होएगा लिखने में। घर पे लिखना। राघव, क्या समझे आज के लेक्चर में? है पता लगे कुछ भी, कुछ भी बता दे, क्या समझा? क्या समझे कॉन्स्टिट्यूशन में? क्यों बनता है? वो तो फाउंडेशन में कितना सीख के बनना है। पार्लियामेंट में जाएगा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? वो तो लोकसभा, तो पार्लियामेंट की दो पार्ट आ गए ना, लोकसभा या राज्यसभा। अच्छा, जो प्रेसिडेंट होता है वो सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है? तो पार्लियामेंट में अगर प्रेजेंट हुआ है, लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, तो उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन लगेगा। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट होगा तो किसका साइन लगेगा? प्रेसिडेंट ने लगू, एवं किवें लगू, तो सेंटर ते बैठा है बंदा, लगू प्रेसिडेंट का। स्टेट का हेड होगा कौन? भगवंत मान, ਉਹਦਾ लगना होगा। एक सेंटर ਤੇ एक प्रेसिडेंट एक प्राइम मिनिस्टर है, और स्टेट ਤੇ भी तो दो होंगे, एक चीफ मिनिस्टर, गवर्नर। तो साइन किसका होगा? गवर्नर का। स्टेट का गवर्नर होगा, गवर्नर साइन करेगा, गवर्नर जब साइन करेगा तब वो आपका एक्ट बन गया। उसके बाद गैजेट ऑफ इंडिया है, वैसे गैजेट ऑफ स्टेट में प्रेजेंट कर देंगे। चलो ये पता लग गया, तीन लिस्ट पता लग गई। अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी की काउंसिल है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि कोई भी अगर लॉ अप्लाई करना हो तो उसके लिए एक्ट बनाना ही पड़ेगा। ठीक हो गया? अब अगर जीएसटी और जीएसटी जो है सेंट्रल भी है स्टेट भी है, दोनों मिलके कलेक्ट करते हैं, तो सेंट्रल का एक्ट अलग चाहिए, स्टेट का एक्ट अलग चाहिए, क्योंकि सेंटर को भी जीएसटी चाहिए तो सेंटर भी एक्ट बनाओगी, स्टेट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ स्टेट भी एक्ट बनाओगी। ਤਾਂ जीएसटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ एक्ट नहीं पढ़ते, बहुत सारे एक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि एक ਤਾਂ सेंटर एक्ट बनाओगी, एक स्टेट बनाओगी। ਹੁਣ स्टेट ਇੱਕ ਤਾਂ है नहीं, कितनी है? 28 29 28 29। चलो 28 29 जितनी भी स्टेट है सारे वो बनाएगी लॉ। हो गया? तो 28 एक हो गए, एक सेंटर का हो गया 29। इसके बाद 29 एक्ट बनेंगे। अब जो 29 एक्ट बनेंगे, स्टेट अलग बनाएगी, सेंटर अलग बनाएगी, तो दोनों अलग बनाएगी, तो मतलब कुछ भी मतलब मिसमैच हो सकता है क्या सेंटर के एक्ट में और स्टेट के एक्ट में, क्योंकि दोनों अलग अलग बना रहे हैं? नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट ते स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने की करना है, ਉਹੀ करना है ਜਿਹੜਾ काउंसिल ने डिसाइड करता। तो काउंसिल तो एक ही डिसीजन लोगी आपका, जो डिसीजन ले लिया वो दोनों ने फॉलो करना है। तो जो बेसिकली CGST एक्ट 2017 है, एंड जो हर स्टेट का अलग अलग, जैसे कि पंजाब जीएसटी एक्ट 2017, राजस्थान जीएसटी एक्ट, जीएसटी एक्ट 2017, हरियाणा जीएसटी एक्ट 2017, 100% जितनी भी स्टेट्स है ना, 28 के 28 स्टेट्स और CGST, 100% ये एक्ट सेम है। लेकिन क्या जहां जहां वर्ड सेंटर होगा वहां वहां स्टेट लिखा होगा? वैसे सेम है सारा लॉ, पर जिथे जिथे वर्ड सेंटर लिखा होगा CGST एक्ट होते होते पंजाब स्टेट लिखा होगा, होते होते राजस्थान लिखा होगा, एक एक वर्ड का फर्क पाया होगा। तेन कहते 100% वैसे सेम है,
पर इन्ना फर्क है, इनू वर्ड बोलते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस ये है लेटिन वर्ड कि सेम है, मीन्स सेम विद माइनर चेंजेस। वैसे सेम है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, पंजाबी च कहां था कॉन्सेप्ट सेम है, लॉ सेम है, फर्क कद है बस वो जिथे वर्ड सेंटर लिखे होते हो स्टेट लिखता। ऑब्वियस है फर्क भी, हाँ ये तो ऑब्वियसली ये तो फर्क होगा ही ना, तो बस ओनली उन्ने फर्क पाने हैं तो वर्ड म्यूटेटिस म्यूटेंडिस बोलते हैं, वैसे सारा सेम है, बस उन्ने फर्क है। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, एक तो सेंटर होगी, एक स्टेट्स होगी। स्टेट्स, कुछ स्टेट तो ऐसी हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, नहीं गलत हो गया वर्ड, सेंटर होगी स्टेट्स होगी, इसके बाद यूनियन टेरिटरीज होगी, यूटीज। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? ओए बचपन में तो ये पढ़ा होता है 28 स्टेट और 7 यूटी, पढ़ा है नहीं पढ़ा? 28 स्टेट 7 यूटी नहीं पढ़ा ना भैया? 9 यूटी पढ़ा है, मतलब मेरे टाइम पे 7 थी बचपन में। अभी तो लिस्ट बनाते हैं आप, बोलो कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर। आपने ये सुना है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए? लद्दाख यूटी अलग है, जे एंड के यूटी अलग है। नेक्स्ट चंडीगढ़। नेक्स्ट पौंडीचेरी, या पौंडीचेरी या पुडुचेरी, ऐसे दो नाम है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। अब ये दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली पहले दो अलग अलग थे, अब इकट्ठे हैं। दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, और बोलो बोलो, 1 2 3 4 5, 1 2 3। हाँ तो वही नवे आपके 9 गए थे ना, आपने 9 गए थे। दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली पहले अलग था, अब इकट्ठा हो गया तो 8 रह गए। अभी ये इकट्ठा है, एक ही है, 8 हो गए। एक और कौन सा रह गया? दिल्ली। सही हो गया। क्या चंडीगढ़ का कोई सीएम है? चंडीगढ़ का सीएम है? हाँ या ना? चंडीगढ़ ही सबसे नजदीक है ना, बाकी का तो क्या ही पता होगा हमें। नहीं है। दिल्ली का सीएम है? क्या चंडीगढ़ यूटी है? हाँ। दिल्ली यूटी है? हाँ। लेकिन एक का सीएम है दूसरे का नहीं, ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों? क्या? लेट इट बी, मतलब ठीक है लेकिन वो यहाँ पे हमारा रेलेवेंट नहीं है। ऐसे तो पौंडीचेरी पुडुचेरी का भी सीएम है। जे एंड के क्या सीएम होएगा, अभी अभी रिसेंट इलेक्शन होंगे और फिर उसका सीएम बनेगा। तो दिल्ली का सीएम है, चंडीगढ़ का सीएम नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि इन तीनों की लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब इलेक्शन होते हैं भाई, क्योंकि इलेक्शन होता है तो हर पार्टी का बंदा जीतता है, हर पार्टी का बंदा जीतता है तो वो एमएलए कहलाता है, जिस पार्टी के मेजर एमएलए होंगे उस पार्टी का सीएम बन जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन चंडीगढ़ की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। क्या समझे? इंडिया में हमारी 8 यूटीज हैं, 8 यूटीज में 3 यूटीज की लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब इनका इलेक्शन होगा, एमएलए होगा, सीएम होगा। क्योंकि इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है तो क्या ये अपना एक्ट खुद से बना सकते हैं?
एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या है, अपना एक्ट बना सकते हैं। हाँ, तो क्या दिल्ली जीएसटी एक्ट होगा अलग से, जैसे पंजाब जीएसटी एक्ट अलग से है, दिल्ली जीएसटी एक्ट है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली है, हेंस कैन मेक लॉ फॉर देमसेल्व्स। ठीक हो गया। तो इधर आपका क्या है, दिल्ली जीएसटी है, दिल्ली जीएसटी एक्ट 2017, पुडुचेरी जीएसटी एक्ट 2017, J&K एक्ट 2017। नोट हो गया। लेकिन इनके पास क्या लेजिस्लेटिव असेंबली है? चंडीगढ़ ये 5 यूटी के पास, इधर वाली के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। क्योंकि इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो क्या है, अपना एक्ट खुद से बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो क्या चंडीगढ़ में अगर माल बिकेगा तो क्या जीएसटी नहीं लगेगा, कल सीजीएसटी लगेगा? अगर चंडीगढ़ में माल बिकेगा तो क्या कल सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी नहीं लगेगा? यूटीजीएसटी समथिंग होता है। तो यस, यहाँ पे क्या लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा। अगर यूटीजीएसटी लगेगा, क्या यूटीजीएसटी एक्ट भी तो होना ही चाहिए यार। कोई भी टैक्स लगना है लॉ होना चाहिए। इनकम टैक्स लगता है तो इनकम टैक्स एक्ट है, सीजीएसटी लगता है तो सीजीएसटी एक्ट है, तो यूटीजीएसटी अगर लगेगा तो यूटीजीएसटी एक्ट भी होना चाहिए। तो इन 5 के लिए क्या है, यूटीजीएसटी एक्ट। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? स्टेट तो है नहीं लॉ मेकिंग बॉडी, तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने इनके लिए क्या बना रखा है, यूटीजीएसटी। एक यूटीजीएसटी क्या, सबके लिए अलग अलग? जो पार्लियामेंट ने बनाना तो एक बनाएगी, सबकी स्टेट अलग अलग होती तो सारी स्टेट अपना अलग अलग बनाती। तो जीएसटी में एक है आपका सीजीएसटी एक्ट, एक है जितनी भी स्टेट्स 28 एसजीएसटी एक्ट्स, फिर 3 और एसजीएसटी एक्ट। 3 किसके लिए? दिल्ली के लिए, पुडुचेरी के लिए और J&K के लिए। और फिर एक है आपका यूटीजीएसटी एक्ट। ठीक हो गया। और ये जितने भी हो गए ना, 28 और 4 32 और एक 33 एक्ट, 33 एक्ट 100% सेम है। बात समझ गए? तो अगर सब में से कोई एक पढ़ लें, कि हमने सारे पढ़ लिए क्योंकि सारे सेम ही है, तो हमारे सिलेबस में जो है ना, वो सिर्फ क्या है, सीजीएसटी एक्ट प्लस थोड़ा सा हमारे सिलेबस में है आईजीएसटी। जब मैंने इसको अलग लिखा ना, तो इसका मतलब ये इसके जैसा सेम नहीं है, नॉट सेम। आईजीएसटी अलग है, सीजीएसटी अलग है। तो हमारे जो सिलेबस में हम पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, एक तो सीजीएसटी एक्ट प्लस आईजीएसटी। जनरली क्या पढ़ेंगे, ज़्यादातर मेजरली। तो मतलब अगर मैं जब भी सेक्शन नंबर बोलूंगा ना, एक्ट का रेफरेंस नहीं दे रहा ना, तो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर बोल रहा हूँ। आईजीएसटी का हम एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर, बस। बाकी सारे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे सारे सीजीएसटी एक्ट के पढ़ेंगे। तो जब भी मैं सेक्शन नंबर बोलूंगा तो मैं सीजीएसटी का सेक्शन नंबर बोल रहा हूँ, सीजीएसटी एक्ट का, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर बोल रहा हूँ। आईजीएसटी एक्ट के सिर्फ 2 सेक्शन पढ़ेंगे हम, सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 12, बस। सेक्शन 10 इतने भी आऊगा, सेक्शन 12 उत्थे भी आऊगा। ये ना कहियो सर 10 तो आप पढ़ाया सी ना बोलियो ना ही करिए ना। वो 10 पहले सीजीएसटी का पढ़ेंगे, बाद में जाकर के 10 आईजीएसटी का पढ़ेंगे। अभी ये सुना है आपने, इंटर स्टेट सप्लाई, सप्लाई वर्ड सुना, सप्लाई? नहीं पता तो चलो मैं काट देता हूँ वर्ड। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सुना है? इंटर स्टेट मतलब बिटवीन 2 स्टेट्स,
और अगर एक स्टेट और एक यूटी हो तो भी इंटर होगा। तो क्या अगर मैं ये बोलूँ इंटर स्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट, कंप्लीट हो गया इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट। तो आप कहोगे बिटवीन टू स्टेट्स और परफेक्ट। बिटवीन टू यूटीज भी तो हो सकता है, बिटवीन टू स्टेट्स और बिटवीन टू यूटीज और बिटवीन अ स्टेट एंड अ यूटी। बिटवीन टू स्टेट, बिटवीन टू यूटी एंड बिटवीन और बिटवीन अ स्टेट एंड अ यूटी इज अ इंटर स्टेट सप्लाई। और इंट्रा मतलब विद इन अ स्टेट और यूटी, विद इन अ स्टेट और अ यूटी। क्या बिटवीन, क्या विद इन, मतलब क्या है इसका? सर विद इन होगा तो इंट्रा, बिटवीन होगा तो इंटर, क्या विद इन क्या बिटवीन, समझा नहीं, बताओ जरा। क्या पंजाब और हरियाणा हो गया? मतलब क्या है, पंजाब है हरियाणा है, दो डिस्ट्रिक्ट हैं, बठिंडा है लुधियाना है। आपके दिमाग में भी ये ऐसा आएगा कि सर बायर देख लो सेलर देख लो, बायर और सेलर दो अलग अलग स्टेट के हैं या बायर और सेलर सेम स्टेट के हैं। मे भी आपके दिमाग में आएगा कि सर बायर सेलर देख लो। हाँ, खरीदने वाला बंदा और बेचने वाला बंदा, मतलब जो दो देखोगे की देखोगे, दो दो बंदे दिखाओगे ना, बायर वाला बंदा कितों है सेलर वाला बंदा कितों है। पर ऐसा नहीं है, ये आपका मिथ ही था अभी तक जो चल रहा था कि बायर और सेलर देख लो, बायर कितों था सेलर कितों था, ऐसा नहीं है। क्या चीज़ें दो देखते हैं, एक देखते हैं वर्ड लोकेशन, हाँ एक सेलर तो देखते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर, और सेकंड जो देखते हैं ना लोकेशन ऑफ बायर नहीं देखते, प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं। लोकेशन ऑफ बायर नहीं देखते। ठीक हो गया। हम ये देखते हैं, एक लोकेशन ऑफ सप्लायर, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है, सेम स्टेट में है, तो इंट्रा। दो अलग अलग स्टेट में है, सप्लायर पंजाब का है और प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा में है, तो इंटर। ठीक हो गया। अब सर प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ बायर में फर्क है क्या? मतलब अच्छा, एक आपको वर्ड बता दूं, अब सप्लाई वर्ड आ गया ना, तो सप्लाई का मतलब बता दूं मैं आपको। सप्लाई मतलब एक तरीके का सेल। फिर भी वर्ड सेल क्यों नहीं है, सप्लाई क्यों है, मतलब सरकार ने वर्ड सेल नहीं यूज किया, सप्लाई यूज किया, तो कुछ तो रेलेवेंस होगा ना, बताऊंगा, करेंगे। एक बार के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मान के चलो, सप्लाई मतलब सेल, जिथे माल बेचा, प्लेस ऑफ सेल मतलब जिथे माल बेचा। अब जिथे माल बेचा ते जीनू बेचा, फर्क है कि इको वाली है? अब चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ जाके सामान खरीद के आ गए बठिंडा से, बठिंडा के हैं हम रहने वाले, चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से सामान खरीद के लेके आ गए बठिंडा में वापस। ठीक हो गया। तो व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई या प्लेस ऑफ सेल? अगर तो होता लोकेशन ऑफ बायर, तो आप बोलते लोकेशन ऑफ बायर क्या है, बठिंडा, सप्लायर कहाँ पे बैठे, चंडीगढ़ में, तो आप बोलते इंटर बन गया, इंटर बन गया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या चीज़ है? प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्पेशल एक्ट पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 10 और सेक्शन 12। ये दो सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, ये दो सेक्शन पढ़ के आपको पता लगेगा व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, या फिर किस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। एक छोटी सी बात बताता हूँ, या इसका एक लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक कह लो या ऑब्जेक्टिव कह लो, ऑब्जेक्टिव है। प्लेस ऑफ सप्लाई पता है किसको बोलते हैं?
जहाँ पे कंजम्पशन होगी। कंजम्पशन की जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई बोलते हैं। एक ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो सेक्शन नंबर 10 ਤੇ 12 बनाया गया ना, ਤਾਂ बैक ऑफ द माइंड ऑब्जेक्टिव की सी जिथे खपत होगी उस माल दी, गुड्स दी या सर्विसेज दी, खपत होगी, कंजम्पशन होगी, बेनिफिट लेता जाऊगा और गुड्स सर्विसेज ਦਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ प्लेस ऑफ सप्लाई कहना है। उन्हें की सीन है ना। आपको पता है जीएसटी से पहले कुछ और था, वैट। जीएसटी लगता कब है? जीएसटी लगता कब है? व्हेन? एट टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई मतलब सेल, जब बिकेगा तब लगेगा। और वैट भी कब लगता था? एट टाइम ऑफ सेल। हो गया सर, जो माल बिकना है उदो पहला वैट लगी जाता सी, जीएसटी क्यों लाया फिर? तो इसमें कोई इसके डीमेरिट्स होंगे क्या? इसके डीमेरिट कहाँ पे पढ़ लिया आपने? होता है, फाइन था, ओके, कहाँ पे? कहाँ पे पढ़ा आपने? फाउंडेशन में कहाँ पढ़ लिया? तो वैट के कुछ डीमेरिट्स है तभी जीएसटी लाया गया। अभी डीमेरिट्स में काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है, जिसमें से हाँ जी जैसिका जो बोल रही है कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या होता है क्या नहीं समझा देंगे। इसके अलावा डीमेरिट एक और है कि ना, वैट जो था या पुराने जो टैक्सेस थे, सेल टैक्सेस, वो ओरिजिनेशन बेस्ड थे। लेकिन जो जीएसटी है ना वो डेस्टिनेशन बेस्ड है। बहुत मेजर चेंज है ये। इसका मतलब क्या होगा? सप्लायर और बायर। सप्लायर लेट्स से गुजरात, गुजरात वाला सप्लायर ऑल ओवर इंडिया माल सेंड कर रहा है क्योंकि गुजरात में लेट्स से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है जी, गुजरात रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, तो ऑल ओवर इंडिया माल बेचता है। अब इसका जो बायर है पंजाब में भी बैठा है, हरियाणा में भी बैठा है, और आपका एमपी में भी बैठा है, महाराष्ट्र में भी बैठा है, वेस्ट बंगाल में भी बैठा है, एक्सेट्रा। ठीक हो गया। इसने इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी। ये सारी जो सेल है इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है? इंटरस्टेट है। इंटरस्टेट है। इसका टैक्स किसको मिलेगा? पहले आपका मिथ एक और दूर करें, जब इसने कहा सेंटर। आपको में भी लगता होगा कि सर जब इंटर होता है तो आईजीएसटी लगता है, जब इंट्रा होता है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है, तो मतलब सेंटर और स्टेट दोनों को मिलता है। और अगर इंटर है तो आईजीएसटी लगा तो कल ही सेंटर को जाएगा, ऐसा लगता है आपको? एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि, मतलब अगर आपका आईजीएसटी 18% लगा ना, अगर आपका आईजीएसटी 18% लगा ना, तो इसका मतलब अब भी यही है कि 9% किसको जाएगा? सेंटर को जाएगा, और 9% किसको जाएगा? स्टेट को जाएगा। अगर आईजीएसटी भी लगा ना, इंटर स्टेट भी अगर सेल है ना, तो भी उसके टुकड़े बटेंगे, 9% सेंटर को जाएगा, 9% स्टेट को जाएगा। ये तो सीधे सीधे 9 और 9 स्टेट और सेंटर को चला गया। अगर ट्रांजैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ इंट्रा स्टेट सप्लाई है, सीजीएसटी एसजीएसटी लग गया है, ਉਹ ਤਾਂ यार ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ टैक्स भरन लग गया दुकानदार,
वो दुकानदार अड्ड भर दो, सेंटर का अड्ड भर दो, स्टेट का अड्ड भर दो। पर अगर इंटरस्टेट सेल है तो एक बारी भरूगा तो IGST, लेकिन गवर्नमेंट खुद उन्होंने स्प्लिट करूगी सेंटर नूं ते स्टेट नूं अद्धा अद्धा। हो गया। बस हुण ये डाउट है शी सेड कि सर 2 स्टेट्स इन्वॉल्व है, एक दा बायर एक दा सैलर है। डाउट जैसे का दे है भी सर वो दोनों स्टेट्स दे विच बटूगा कि दोनों च एक स्टेट नूं देना है? दोनों च तो बटदा नहीं, दोनों च एक नूं मिलदा है। दोनों च एक सर किहड़ी वाली नूं मिलूगा, जिथों दा सैलर कि जिथों दा बायर? हुण तुसीं कहानी समझदे थोड़ी जी। मैं तुहानूं ये कह रहा वीरे, एक बारी फिर सुन लो मैं क्या कह रहा। दिल जितनी बातें हैं सब पेपर के लिए रिलेवेंट। हाँ, ये बोल के मैं आपकी मोटिवेशन डाउन कर देता हूँ, आपकी वो कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन ये बोलना ज़रूरी क्यों है? कई बच्चों को लग सकता है टफ, दिमाग खराब हो गया, सिर घूम गया, ता करके मैं कह रहा भी सिर घूम गया ना कुछ नहीं होता, पेपर कढ़ाना है। लेकिन आप ज़्यादा टाइम नहीं ला सकते, दसना भी सारा कुछ है, टाइम भी ज़्यादा नहीं ला सकते, अपने को टाइम का कंस्ट्रेन है। तुसीं समझ के चलो 1 साल ना तुहानूं लगदा होगा बहुत, 1 साल पिया, सितंबर 26 पेपर होणगे, साल ऐ उठ जाओ फिर पता ही नहीं लगना। इन्ना ज़्यादा सिलेबस है, लिटरली बहुत है। GST पूरा पढ़ के लगूगा तो एक स्ट्रिक्ट पढ़ लिया और 50 नंबर पढ़े, लिटरल सिलेबस बहुत है। पहले दिन मैं थोड़ा डराना नहीं चाहता, पर हाँ अकाउंट के आप 32-33 टॉपिक पढ़ने हैं, खत्म ही नहीं होंगे, लिटरली बहुत सिलेबस है। बोध ग्रुप करें ना आप सबने, ये सुन के आई नहीं आई कुछ भी? बोध ग्रुप नया बोध ग्रुप, हाँ तो खींच के चलना पड़ेगा, मैं लमक नहीं सकता किसी भी चीज़ के ऊपर, बताना सब कुछ है। फिर तो एक करी देखो, या तो थोड़ी ट्रांजैक्शन होगी इंटरस्टेट या थोड़ी ट्रांजैक्शन होगी इंट्रास्टेट। एक बार दे लई इस मन के चलते हैं इंट्रा कदों कहने हैं, ਜਦੋਂ सप्लायर ते बायर सेम स्टेट दे होण, ये भी पंजाब दा ये भी पंजाब दा, तां इंट्रा। लेकिन अगर सप्लायर गुजरात दा बायर पंजाब दा तां की बनूगा? इंटर। जो भी GST लगूगा, मतलब इंट्रा है तो CGST प्लस SGST लगूगा, केड़ी स्टेट का GST लगूगा? पंजाब का। पंजाब ही स्टेट इन्वॉल्व है ना, तो इतने लगूगा CGST प्लस पंजाब GST। अगर 18% का GST होया तो 9% जाऊगा सेंटर की पॉकेट, 9% जाऊगा पंजाब गवर्नमेंट की पॉकेट। हो गया। अगर होया इंटरस्टेट तो 18% की लगूगा IGST। अगर IGST लगता है तो भी वो फ्यूचर च जाके तो 9% CGST बन जाता है, तो 9% की बन जाता है। डाउट की है केड़ी स्टेट का, गुजरात का कि पंजाब का? कि 4.5 दोनों नूं? 4.5 तो नहीं होंगे, 9 का 9 एक नूं ही मिलूगा, या गुजरात नूं मिलूगा या पंजाब नूं मिलूगा, तो किनूं मिलूगा? ओल्ड लॉ था जब पुराना लॉ था वैट, तब मिलता था गुजरात को। GST में किसको मिलेगा? पंजाब को। ता करके आई कहते हैं देखो माल चल कितों रहा है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? ओरिजिनेशन स्टेट, कंजप्शन कहाँ पे होगी? जितों का बायर है, डेस्टिनेशन। तो जो पुराना लॉ था ना वो ओरिजिनेशन बेस्ड टैक्स था, और जो न्यू लॉ है ना GST वाला, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब दिमाग लगाओ, ये सोचो कि आइडियली टैक्स किस स्टेट को मिलना चाहिए था, जिथों गुड्स तुरियां कि जिथे गुड्स पहुंचियां? थोड़े हिसाब नाल व्हाट डू यू थिंक सो, जहां से तुरी या जहां पे पहुंची?
टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जाएगा, क्यों जा रहा है गवर्नमेंट को, क्यों चाहिए गवर्नमेंट को पैसा, वाई डू द गवर्नमेंट नीड द मनी, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, सड़कें मेंटेनेंस करने के लिए, गलियां होगी, पार्क हो गए एक्सेट्रा, है ना। गुजरात में बहुत सारे रिसोर्सेज है, सैलर ज़्यादा इतने होंगे, ठीक हो गया। यूपी में पब्लिक बहुत सारी है, सही है, तो कंजम्पशन ज़्यादा कहाँ पे होगी, यूपी में, लेकिन यूपी में नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं। गुजरात में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है लेकिन पब्लिक कम है, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, यूपी वाली ਨੂੰ। अगर ओरिजिनेशन बेस्ड टैक्स ਹੁੰਦਾ यूपी 'ਚ नेचुरल रिसोर्सेज है, सप्लायर ज़्यादा है नहीं, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ यूपी गवर्नमेंट ਨੂੰ टैक्स कलैक्शन ज़्यादा ਹੁੰਦੀ ਸੀ ना, पर खर्चा किने करना है, यूपी गवर्नमेंट ने। वो गरीब स्टेट बेचारी गरीब ही सी, तो कहना ना गरीब स्टेट, उसका मतलब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं बंदे के पास, डेट बहुत ज़्यादा, कर्जा बहुत ज़्यादा है, मतलब गरीब स्टेट क्यों है, नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं, हले भी गरीब ही क्यों है, क्योंकि टैक्स की कलैक्शन भी नहीं मिलती पुराने लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵੇਂ ਲॉ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, डेस्टिनेशन स्टेट ਨੂੰ, मान लो पंजाब ਨੂੰ, यूपी ਨੂੰ। शॉर्ट हो गया, क्या गुजरात का नुकसान हुआ होगा, जो रिसोर्सेज रिच स्टेट हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है जिनके पास, उनका नुकसान हुआ होगा। हाँ, क्या वो जीएसटी के खिलाफ होंगी कि जीएसटी के साथ होंगी, डेफिनेटली खिलाफ। कभी करके जीएसटी बहुत पुराने से आना था, 2009 में भी बात चली थी कि जीएसटी लेके आना, लेकिन आ ही नहीं पाए, लेकिन नहीं आ पाए, क्योंकि कई स्टेटा का नुकसान होना सी, जिहड़ी स्टेट का नुकसान होना सी वो हम ही नहीं भरती। बात समझ में आ रही है आपको, तो स्टेट कहती मैं तो नहीं साइन करती, मेरे तो नुकसान होएगा, जिहदा फायदा यार होता हंस के साइन करूँगा, जिहदा नुकसान है वो क्यों साइन करूँगा। तभी करके ऐसी वाली स्टेट जिनका नुकसान हो रहा था, सरकार ने उनके लिए, सरकार कहती है हम अलग से एक टैक्स कलेक्ट करेंगे और जो आपको नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई करेंगे, कंपेंसेट करेंगे आपको द लॉस, उसके लिए जीएसटी कंपेंसेशन सेस अलग से है, जिसका पैसा किसको जाता है, टू द स्टेट जिसको नुकसान हो रहा था अंडर जीएसटी, टू द स्टेट सफरिंग लॉस अंडर जीएसटी। और ये वाला जीएसटी कंपेंसेशन सेस किन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है, सिन गुड्स, समझते हैं, सिन गुड्स, पापी गुड्स, लिकर के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगता, पापी गुड्स, पापी, सिगरेट, टबैको, तो टबैको ट्रेड के ऊपर दब के क्या लगाया जाता है, जीएसटी कंपेंसेशन, या तो सिन गुड्स या फिर लग्जरी गुड्स। अल्ट्रा महंगी गाड़ियों के ऊपर लगाया जाता है, लग्जरी कार्स। पसंद में सबसे मेजर चेंज जो पुराने लॉ से नए लॉ में आ गया वो क्या था, ओरिजिनेशन से डेस्टिनेशन हो गया। अभी जीएसटी का पैसा, जीएसटी के टैक्स की कलेक्शन किसको देने की इच्छा है सरकार की, जहां पे क्या होगी, कंजम्पशन, ठीक हो गया। तभी करके जब न्यू लॉ लाया गया ना, पुराने से न्यू लॉ, जब ओल्ड से न्यू लॉ में आ गए, न्यू लॉ मतलब आपका जीएसटी, अब जीएसटी में इंटर और इंट्रा ऐसे नहीं देखते कि बायर कहाँ का, ये देखते हैं कि बायर कंजम्पशन कहाँ पे कर, मतलब अगर आप घूमने गए गोवा, बायर कहाँ का है, लोकेशन ऑफ बायर कहाँ पे है, पंजाब। हम घूमने कहाँ पे गए, गोवा, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, गोवा के रेस्टोरेंट, होटल में रुकेंगे, गोवा के होटल में, सही हो गया। कंजम्पशन कहाँ पे हो रही है,
गोवा। टैक्स किसको मिलना चाहिए? पंजाब को, गोवा को? गोवा। तभी करके जीएसटी में इंटर और इंट्रा ऐसे नहीं देखते बायर कहाँ का, ये देखते हैं सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे। और प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई का लॉ बनाते वक्त दिमाग में ऑब्जेक्टिव आता है डेस्टिनेशन। जिथे डेस्टिनेशन होगी, जिथे कंजम्पशन होगी, उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई कह दो। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का लॉ पढ़ोगे ना, तो कंजम्पशन जहां पे होगी, ये ऑब्जेक्टिव है जिथे कंजम्पशन। रेस्टोरेंट सर्विस के केस में और आपका होटल सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? गोवा। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? गोवा। क्योंकि हु इज सप्लायर? वही होटल वाला बंदा, रेस्टोरेंट वाला बंदा सप्लायर है। तो ये ट्रांजैक्शन क्या बनेगी? इंटर या इंट्रा? सप्लायर कहाँ का है? गोवा। बायर कहाँ का है? पंजाब। हो भी आपा की लेना है, आपा देखना ही नहीं, हमने क्या देखना है? सप्लायर कहाँ का है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे पता लगेगी? सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 12 ऑफ IGST एक्ट पढ़ के पता लगेगी। 10 और 12 IGST एक्ट, ये पढ़ के आपको प्लेस ऑफ सप्लाई पता लगेगी। ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि 10 और 12 में जो IGST का लॉ बनाया गया ना, उसकी इंटेंशन क्या है? डेस्टिनेशन। और उस केसेस में ना, मतलब 10 और 12 में स्पेसिफिक केस बताए हुए हैं, ये वाली सर्विस ये लॉ, ये वाली सर्विस ये लॉ। वैसे ही वहाँ पे 2 बताए हुए हैं। अगर रेस्टोरेंट सर्विस है या होटल सर्विसेज है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? जहाँ पे रेस्टोरेंट में सर्विस दी जा रही है, होटल में जहाँ पे होटल लोकेटेड है, तो कंजम्पशन उत्थे ही होगी सर्विस की। तब प्लेस ऑफ सप्लाई की बनूंगा गोवा, और इस केस की बनूंगा ये इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक हो गया जी? तेरे उत्ते की लगूगा? CGST प्लस गोवा GST। गोवा GST मतलब हाफ टैक्स गोवा दी स्टेट ਨੂੰ मिलूगा। और अगर कोई सप्लाई इंटर स्टेट बन जाए, तब फिर किनू मिलूगा? डेस्टिनेशन वाली स्टेट। इन्हें समझ आ गया मनीष? 10-15 मिनट तक वो लॉ शुरू कर दे, लॉ शुरू कर लो बस। चलो भाई, थके तो नहीं ना? नहीं थके? हितेश चलिए फिर आगे। आपने वर्ड सुना है इनपुट टैक्स क्रेडिट? सुना है वर्ड? ITC? नहीं सुना? ये सुना GST का रिफंड मिलता है? GST का रिफंड कब मिलता है? जिसको आप बोलते हो ओफू, GST रिफंड। ओफू मतलब समझते हो? ओफू मतलब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप इसको GST रिफंड बोलते हो तो मैं GST रिफंड लिख रहा हूँ, अदरवाइज ITC इज नॉट इक्वल टू GST रिफंड। आप बोलते हो, आप बोलते हो ना कि अगर मोबाइल लेने गए तो दुकान के GST नंबर पे ले लो, GST वापस आ जाएगा। सुना है ये? वापस नहीं आता, खाते में थोड़ी आते पैसे, नहीं आते, खाते में नहीं आते, कागजात ही आते हैं। कागजात मतलब ठीक है, कह लो कागजात आ गए। पर वहाँ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ पैसा पे करना है ना, लाइबिलिटी वो घट जाती है। तू किसी ਲੱਖ रुपए देना सी, मोबाइल ले लिया, 20,000 रुपए ਨਾਲ लाइबिलिटी घट गई, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ 80,000, फायदा होया नहीं होया? फायदा तो हो ही गया। पर 20,000 तेरे खाते 'ਚ नहीं आऊगा, ਜਿਹੜਾ तू लाइबिलिटी पे करनी, वो लाइबिलिटी घटोगी। नहीं समझ आया? तन्नू समझ नहीं आया ना? अगर आपने मोबाइल खरीदा, आईफोन खरीद लिया, ठीक, इसके ऊपर GST लगा 20,000, आपने मोबाइल दुकान के नाम पे इनवॉइस इशू करवा लिया, तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ GST ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ GST ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਗੀ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡਸ ਅਗਰ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਕਰਕੇ 20,000 ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ 20,000, 80,000 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ 20,000 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ITC, ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲਿਆ। तो 20,000 रुपये का कदे भी थोड़े बैंक अकाउंट से रिफंड नहीं आ सकता। जी लाइबिलिटी पे करनी, वो लाइबिलिटी घट जाती है।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ जीएसटी रिफंड ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ बचपन ਚ बोलते सी पर ਇਹਨੂੰ जीएसटी रिफंड ना कहो। रिफंड जीएसटी लॉ में रिफंड वर्ड है, लेकिन वो कब है? रिफंड उसको बोलते हैं जब बैंक अकाउंट में पैसे भी लाइबिलिटी नहीं भी है ना, तभी 20,000 रुपये खाते जा जाए बैंक च आ जाए, वो रिफंड है। तो इसको रिफंड आप बोलते हो, लेकिन मैं इसको रिफंड मैं क्या मतलब बोल ही नहीं सकता टेक्निकली। कैस्केडिंग इफेक्ट समझाने के लिए मुझे आईटीसी पहले समझाना पड़ेगा, फिर मैं आपको कैस्केडिंग शायद समझा पाऊँ, फिर भी शायद ही समझा पाऊँ, चीज़ें समझ नहीं आती। आईटी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैन्युफैक्चरर, ठीक है जी, किस चीज़ का? किस चीज़ का? एसी का ही लगा लो। हायर कंपनी, ठीक है जी। हायर कंपनी ने क्या किया? एसी बनाया, एसी बना के इन्होंने बेचा, किसको बेचा? डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा। डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, लेट से कितने में बेचा? और 40,000, 40,000 बेचा। एसी के ऊपर जीएसटी कितना लगता है? 18% लगता है। अब 18 चौक कितना हो गया आपका? 72, 7200 का आपका जीएसटी लगेगा, ठीक हो गया। और जो 7200 लगेगा वो 3600 प्लस 3600 लगेगा या पूरा 7200 लगेगा? डिपेंड करेगा इंटर या इंट्रा। अगर इंटर तो आईजीएसटी लगेगा 7200, और अगर हुआ इंट्रा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी 3600, एसजीएसटी 3600, सही हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को पे कितना करेगा? पे रुपीज 40,000 तो देने देना है, प्लस और की देना है टैक्स, टैक्स कितना है? 7200, 47,200। डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को पे कितना करेगा? 47,200, फाइन। डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट कितनी है? डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट कितनी है? 47,200 या 40,000। डिस्ट्रीब्यूटर ने पे कितना किया है? 47,200। डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट कितनी है? क्यों 40 भाई? कुछ तो बेनिफिट मिलता है 7200 का सर। अगर 7200 का बेनिफिट मिलेगा तो कॉस्ट कितनी रहेगी? 40। और अगर 7200 का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो कॉस्ट कितनी बन जाएगी? परचेज की एंट्री क्या डालते थे बचपन में, याद है आपको? गुड्स परचेज करी जिसके ऊपर जीएस लग रहा है, एंट्री, जर्नल एंट्री। परचेज डेबिट कितना? 40,000। इसके अलावा इनपुट जीएसटी डेबिट कितना? 7200। टू हायर कंपनी कितना? ऐसे एंट्री डालते थे बचपन में, फाउंडेशन में अभी भी डाल के आए हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? तो परचेज डेबिट कितना किया है? 40,000। ट्रेडिंग अकाउंट में कितना डेबिट जाएगा? 40,000। तो कॉस्ट कितनी बन गई? 40,000। गर्मी लग रही है, मेरे को जुकाम हो गया ना, तू जिम्मेवार है। ओ हेलो, मेरे को कोल्ड हो गया ना, तू जिम्मेवार है। ये तो कर दिया तेज। कॉस्ट डाली, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना प्रॉफिट रखना है, कितना रखे? डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट कितना रखे? कितना? 10,000। वो है ना प्रॉफिट यार, 10%। कैलकुलेशन ओके हो जो 10,000 रख लो, मुझे वहाँ निकाला है, मुझे कैलकुलेटर करना होगा। 50,000 हो गया। सेल प्राइस कितना कहोगे? 50? हाँ, 57,200 के 50,000, उसका प्रॉफिट 10,000 है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस होता है। कॉस्ट कितनी बनी है? 40,000, 47,200।
पैसे आने तक खड़ जा रे, उस 57-200 भी गलत है। फ्लैट थोड़ी लगी है, परसेंटेज लगी है जीएसटी। इसके बाद शायद जाकर के कैस्केडिंग समझा पाऊँ आपको, इसके बिना पता नहीं आपने इतनी जल्दी कैसे समझ लिया। 40,000 आ गया कॉस्टिंग। देखो मुझे इतना पता है कि सर सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, हाँ यस। क्या परचेज की एंट्री आप ये डालते हो? अगर परचेज डेबिट कितना किया 40, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कितना जाएगा 40, तो कॉस्ट कितनी बनी 40, प्रॉफिट कितना 10,000, तो सेल प्राइस कितना बन गया 50। अब जीएसटी लगेगा। लेट्स से फिर से क्या लग रहा है आपका? सिंपलिसिटी के लिए आप ऐसा करो 18% ही मान के चलो आईजीएसटी, ठीक हो गया? तो 18% आईजीएसटी लगेगा। 18% ऑफ व्हाट? 50,000 ना। अच्छा जो आपने बोला ना 18,000 ऑफ 18% ऑफ 50,000, ये 50,000 को जीएसटी में बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्योंकि ऐसा है ना यार, 18% किस वैल्यू का करना है, ये तो ऐसे बेचते टैक्स निकलना है, लोग झोल खेलेंगे, इसको कम करने की कोशिश करेंगे। 50,000 की बजाय हम कह लोग कम करने की कोशिश करेंगे 50,000 को। जैसे कि लोग पता क्या कह सकते हैं, वीर जी एसी तो 5,000 का ही है, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन 45,000 है, तो टैक्स हम पे करेंगे सिर्फ 5,000 के ऊपर, वो तो इंस्टॉलेशन है। या फिर एसी तो 5,000 का, उसके पैकिंग चार्जेस 45,000 है। एसी कितने का? 5,000 का, पैकिंग चार्ज कितने? 45,000, तो जीएसटी बताओ कितने के ऊपर? बच्चा कहना 5, क्योंकि सर एसी तो 5,000 का ही है। ताई करके सरकार ਨੂੰ पता सी भी इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ चोर बैठे ਆ बादू सारे, टैक्स चोरी करने की कोशिश करनगे। और ये बात सही है, आपको पता है इंडिया का हमारा इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों है? तो लोगों का दिमाग ही बहुत है। सही है ये बात। दुबई का इनकम टैक्स 10-15-20 पेज, हमारा 200 पेज भी कम, 200 छोड़ो 500-700 कितने पेज होंगे कोई हिसाब नहीं है। रीजन मीन आपा लूप होल ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸੀ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਹੋਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਓਹੋ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਐਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੇਪੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। लॉ कॉम्प्लेक्स होगा थोड़ा जा, फिर आप ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਓਹੋ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗਲਤੀ ਲੱਭ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਕੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ने, फिर चेपी ला देंगे अमेंडमेंट। तो ऐसे कर करके अमेंडमेंट हर साल अमेंडमेंट आती है, भर भर के आती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था, इंडिया का अमेंडमेंट आ चुकी है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਹੋਗੀ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਹਟੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ 80C 80D 80E 80EE ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਬਣਾਊਗੀ 79 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਪਾਊਗੀ, 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 81 ਪਾਊਗੀ, ਐਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। हाँ 80 ABCD कौन करता ਹੁੰਦਾ है? ऐसा तो नहीं होता, वो तो 79 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 81 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 81 ब्रैकेट 1 2 3 ऐसा सुना है। बेसिकली इसको सबसेक्शन बोल सकते हैं, डबल एसी चल रहे हैं 80 JJ A सही है, 80 IA 80 IB 80 IE 80 IC। सिमिलरली आगे जा करके 194A 194B मेरे को याद नहीं, मैंने कब कहा था मैं डराऊंगा नहीं, आई डिडंट से दैट। यार देखो अपना फंडा क्लियर है, टफ है तो है। पहले दिन तो अगर डर के चलोगे ना, पहले दिन तो पढ़ना शुरू करोगे। अब भाईजान है पहले 2 मिनट दब के गेम खेडिया फाउंडेशन, एंड ते पढ़िया, जिस दिन पढ़ के आवे ना पता लगे भी यार पढ़ के आया जो आक इंटेलेक्ट है पर सिंसियरिटी नहीं है, ओहो है आर्यन बिच बैठा दब के गेम खेडी है।
ਇਹ ਇੰਟਰ ਚ ਵੀਰੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ फाउंडेशन बेले सी, अकाउंट का सिलेबस 1 महीने का आप 3 महीने में निपटाते थे, बार बार कर देते थे, एक निबड़ के फिर कराता फिर कराता। इत्थे यार ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਬੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ ਦੂਜੇ स्टेट ਤੇ, फिर तो कराने का टाइम ही है नहीं। अगर आपने 1 साल में बहुत ग्रुप करने हैं ना, अब मान के चलो एक बारी सिलेबस, एक बारी फिर रिविजन मैं कराऊंगा, उस बाद 3 टेस्ट सीरीज, 3 टेस्ट सीरीज जो करोगे तुम खुद तो पढ़ते रहोगे। आ मैक्सीमम इन्नी बार सिलेबस रिवाइज होगा, आ एक बारी सिलेबस सारा मैं करवाऊंगा, आ एक बारी सारा फिर मैं कराऊंगा, आ इस बाद तुम सेल्फ करोगे टर्नरी। कुल मिला के आप 1 2 3 5 बारी सिलेबस पढ़ांगे बस। पर यही अप्रोच सारे सब्जैक्ट नहीं लगती, जिमें कि इनकम टैक्स है वो थोनों 2 बारी होर ज़्यादा पढ़ना पऊगा, वो 7 बारी पढ़ना पऊगा। ऑडिट है वो थोनों 8 बारी होर पढ़ना, वो 15 बार पढ़ना पऊगा। मतलब अकाउंट है, बाकी सारे सब्जैक्ट 3 मतलब इन्ना पढ़िया बहुत है। इनकम टैक्स 2 बारी होर, ऑडिट 8 बारी होर, आगे जाके पैक होगा काम। हितेश की समझा? एक गल होर दसा, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖਿੱਚੂਗਾ GST। ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ GST ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ GST ਫਰਵਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ GST ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਵਾੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵਾੜਾਂਗੇ, GST ਨਹੀਂ ਵਾੜਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਚੱਲ रिजल्ट तो आया नहीं, हाले गेमें खेड लिए। आज कितनी है? 14 अक्टूबर। टेंटेटिव लास्ट बैच में भी GST 30 दिन में पैक हुआ है, मोटा मोटी अब भी अपा 15 नंबर तक पैक करके चलेंगे। हद मार के चलो दिवाली की 4 छुट्टियां पड़ी है तो 15 से 20 हो जाएगा, इससे ज़्यादा डेट नहीं है। तो जब तुम को रिजल्ट होगा 5-7 नवंबर से 10 नवंबर तो बाद पढ़ना शुरू करांगे, GST टप गया, GST तो बाद पढ़ना शुरू करियो फिर। शॉर्ट है जी, 15 नंबर तो इनकम टैक्स शुरू करेंगे, इनकम टैक्स शुरू करियो फिर GST टप जाऊगा दोनों। और एक बारी टप्या फरवरी से रिपीट होगा ग्रुप खत्म होने तो बाद। डर गए, डरना चाहिए, कोई लिटरल है भाई, टाइम ही है नहीं। ये जितनों को मतलब आपको एक्साइटमेंट होती है ना, बोध ग्रुप पिछला बैच शुरू किया, सारे बोध ग्रुप दोनों ग्रुप का सिलेबस हो गया। सर सिंगल दे ले सर, ज़्यादा है सिलेबस, लिटरल है बात। अभी सेकंड ग्रुप की क्लासेस लगाने वाले बच्चे अद्धे रह गए, अद्धे जितने डे 1 ते कहते सी भी ऐसी बोध ग्रुप करना है, अद्धे उड़ गए, लिटरल है। डे 1 तो ही थोड़ा खिंच के चलना पड़ेगा, फिर गल बनूगी, टाइम पास नहीं पॉसिबल। मतलब आज इंट्रो वाला लेक्चर है, चलो आज का दिन हो गया, कल या परसों तक बुक्स देके खिंचो, तेरी बात बनेगी। देखो अपा देखो यार, आज आप 2 महीने मस्ती करते रहे, बाद जाके थोड़े को टाइम घट जाए, ਉਹਦਾ ਕੀ फायदा। इंटर है, पढ़ना तो पऊगा ही, ये तो डेफिनेट ही है, बिना पढ़े नहीं सरदा। तब डे 1 तो खिंच के चलो सो दैट पीछे टाइम ना घटे। अपन 3+3 6 महीने, और चाहे उन लगता होगा साल है नहीं। अक्तूबर का महीना देखो तुम आई अद्धा टप गया, अद्धा ही टप जूगा, वो पता ही है, मैं जिन्ना मर्जी कह ला तुम इन्ना सिंसियर होना ही नहीं। पर हाल कोई नहीं, GST टप जूगा उन्हें, मैं करवाऊँगा, पर मैनू पता भी तुम होना ही नहीं। तो अक्तूबर का महीना इधरों वैसे ही वेस्ट गया, ठीक हो गया। सितंबर का महीना उधर पेपर ही है, ठीक हो गया। तो 2 महीने उठ के पिछले महीने रह गए 10 ही, तब 3 महीने प्लस 3 महीने करांगे। वो किधर की पेन, 3 महीने ग्रुप 1 का सिलेबस करांगे, 3 महीने ग्रुप 2 का सिलेबस करांगे। उस बाद जी आ मैं क्या रिविजन करानो, तो मेरे को 2 महीने बचे बहुत ग्रुप की रिविजन करानो। उस बाद 2 महीने 3 टेस्ट सीरीज चल रही हैं, इस बाद टाइम ही है नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप। रिपीट बाली बार रिपीट का पॉसिबिलिटी है नहीं, टाइम ही है नहीं। हाँ जनवरी तक जो थोड़ा मूड माहौल चेंज हो गया, ग्रुप 1 से आ गए, पढ़ी चलियो, फिर से बैच शुरू करेंगे, उसमें बैठ जाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी मार्च में ग्रुप 1 फिर से शुरू करेंगे जनवरी वालों के टाइम पे, में बैठ जाना, अगर तब मूड माहौल चेंज हो गया तो।
वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोथ ग्रुप वास्ते प्लीज़ टाइम कट है, खिंच के चलना पड़ेगा। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ना सेक्शन नंबर 80 सबसेक्शन 1 के बाद 81 आना चाहिए, लेकिन विच इन्ने सारे सेक्शन ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਕੀ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ 80 ਤੇ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 460 ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 461 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੀਜੀਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੂਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ। 28 ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆ ਵੀ ਚੋਕੋ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 10 ਆਏ ਨਹੀਂ रॉबिन। हाँ पीजीपी कितना चल रहा है 28 तो ये चलता है 44 तक, क्योंकि 45 तो कैपिटल गेन शुरू होता है। हाँ 45 तो कैपिटल गेन शुरू होता है, पीजीबीपी कैपिटल गेन कौन 44 खत्म होता है, 44 ABCD, 44 की भी सीरीज है ABCD, 45 से कैपिटल गेन शुरू होता है। हुन अगर कोई सरकार ने सेक्शन पाना है वो पीजीबीपी है, पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेसेस ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। तो पीजीबीपी ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ 80 ਤੇ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 80A ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਲੌਜ਼ ਹੈ। 80A ਪੂਰਾ ਇਟਸੈਲਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ 80A ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1, ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਮੌਲ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਕਸ਼ਨ 80A1B ਅਗਰ ਆਏ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ 80C ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 80C ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੀ 'ਚ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ A ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡਾ A है, बच्चा पेपर पता किमें लिखता है 80A, टीचर काटा ही मारूंगा। सेक्शन नंबर होता है तो उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं ए में, इसको बोलते हैं आपका सबसेक्शन नंबर। सबसेक्शन नंबर जो होते हैं आपके न्यूमेरिक होते हैं। उसके बाद ये होते हैं आपके क्लॉज, जो क्लॉज होता है ये स्मॉल लेटर होता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट। ये होते हैं आपके सब क्लॉज। पता लग गया? लिखने का एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को अगर छेड़ोगे एग्जामिनर बर्दाश्त नहीं करता। चलो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। अब थोड़ा थोड़ा हैवी होने लगा है ना, अब पैक करने की ओर चलना चाहिए। सही है, ज़्यादा सहम गए, छोड़ो। ये वाली चीज़ मैं आईटीसी पेंडिंग रखता हूँ, कल करेंगे। आउट किया ज़्यादा, आईटीसी पेंडिंग है, आईटीसी कल कराऊंगा। यहाँ पे रोक दिया, ये से कल शुरू करेंगे। 2 मिनट लेके अगर समराइज करें तो आज क्या किया हमने। सबसे पहले हमने ये देखा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स है जिनके ऊपर लॉ सेंटर बनाएगी, स्टेट लिस्ट वाले स्टेट बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट वाले वो मैटर्स हैं जिनके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों मिलके बनाएंगे। अब सर अगर स्टेट और सेंटर दोनों मिलके बनाएंगी तो कहाँ पे बैठेंगे, पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में? हाँ जी, जगह पे बैठेंगे, जीएसटी काउंसिल जिसका नाम रहेगा। काउंसिल में कौन बंदे आएंगे, सेंटर का भी बंदा आएगा, स्टेट का भी बंदा आएगा। अगर आपका टॉपिक है जिसके ऊपर लॉ बनाना है वो जीएसटी है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का पार्ट हो गया।
तो सेंटर का फाइनेंस मिनिस्टर आएगा और स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर आएगा काउंसिल में। काउंसिल ने जो डिसाइड कर दिया वही चीज किसको कंप्लाई करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट को भी और लेजिस्लेटिव असेंबली। जितनी स्टेट्स है हर एक स्टेट अपना एक्ट खुद बनाएगी। जितनी यूटीज हैं वो यूटीज दो कैटेगरी की हैं, कुछ यूटीज जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, कुछ यूटीज जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जिन यूटीज के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है उनके लिए पार्लियामेंट ने एक अलग से एक्ट बना रखा है जिसका नाम है यूटीजीएसटी एक्ट। जिन यूटीज के अपने लेजिस्लेटिव असेंबली है जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी एंड जे&के, इन तीनों यूटीज ने अपना अपना एसजीएसटी एक्ट बना रखा है इक्विवेलेंट टू अ स्टेट। तो मतलब जीएसटी लॉ में दिल्ली को और पंजाब को इक्विवेलेंट माना जाता है क्योंकि पंजाब का भी अलग से एसजीएसटी एक्ट है और दिल्ली का भी अलग से एसजीएसटी एक्ट। तो ये देख लिया हमने। इसके अलावा हमने देखा कि या तो आपकी ट्रांजैक्शन होगी इंट्रा स्टेट या होगी इंटर स्टेट। अब जो इंट्रा और इंटर देखना है वो सप्लायर और बायर नहीं देखना, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, मोटा मोटी बात जहाँ पे कंजम्पशन हो रही है। ये मोटा मोटी मैंने क्यों कहा, क्योंकि डेप्थ में हमें सेक्शन नंबर 10 और 12 पढ़ के पता लगेगा। सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे, अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो इंट्रा, दो अलग अलग स्टेट में, दो अलग अलग यूटी में, एक स्टेट और एक यूटी में तो इंटर। इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगेगा, इंट्रा है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। अच्छा, विद इन अ स्टेट है तो भी इंट्रा, विद इन अ यूटी है तो भी इंट्रा। मतलब चंडीगढ़ का सप्लायर और चंडीगढ़ में ही प्लेस ऑफ सप्लाई अगर है तो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई कहा। फिर से ध्यान सुनियो, लोकेशन ऑफ सप्लायर, LOS स्टैंड्स फॉर लोकेशन ऑफ सप्लायर, POS स्टैंड्स फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये भी चंडीगढ़, ये भी चंडीगढ़। बताओ कौन क्या लगेगा इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, इंट्रा। क्या है ये, इंट्रा स्टेट सप्लाई या इंट्रा यूटी सप्लाई? क्या तो इंट्रा यूटी सर, ये ट्रांजैक्शन इंट्रा यूटी है लेकिन इसको क्या नाम दे, इस प्यार को क्या नाम दे, इंट्रा स्टेट सप्लाई या इंट्रा यूटी सप्लाई? डाउट आता है ये, इंट्रा यूटी इंट्रा स्टेट, द आंसर इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। सर है तो ये इंट्रा यूटी, हो टर्म्स दो ही है, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। जब इंट्रा स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था, बिटवीन टू स्टेट या बिटवीन टू यूटी। तो उत्थे आपां ये पढ़िया सी इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब बिटवीन टू स्टेट बिटवीन टू यूटी। तो बिटवीन टू यूटी ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ इंट्रा स्टेट ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ मैं उल्टा ही चल रहे हैं, और तो कुछ नहीं, सीधा चल रहा दोनों हजम आ गया, उल्टा चल रहा आप उलझ गए। इसको भी इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या लगेगा, अगर 18% का जीएसटी रेट हुआ तो क्या लगेगा, 9% का CGST प्लस 9% का UTGST। ठीक हो गया। तो हमें ये पता लग गया कि CGST भी कलेक्ट करना है और UTGST भी कलेक्ट करना है और कभी कभी SGST कलेक्ट करना है। तो सेंटर अपना लॉ अलग बनाएगी, CGST एक्ट, सारी स्टेट अपना अलग बनाएगी, पंजाब GST एक्ट, हरियाणा GST एक्ट, राजस्थान GST एक्ट। और जो यूटीज रहेगी जिनका लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली, वो अपना एक्ट खुद से बनाएगी। जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, चंडीगढ़ टाइप्स, उनके लिए सेंट्रल लॉ बना के देगी UTGST एक्ट। तो टोटल कितने एक्ट हो गए, एक सेंटर का हो गया, 28 स्टेट्स के हो गए और आपके 3 यूटीज के हो गए लेजिस्लेटिव असेंबली वाले और एक हो गए UTGST एक्ट। ये हो गए, ये सारे के सारे एक्ट सेम है, 32-33 एक्ट सब सेम है। तो इनमें सिर्फ एक ही पढ़ते हैं CGST एक्ट। ये सेम तो है, हल्का हल्का फर्क है, हल्के हल्के फर्क को बोलते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, सेम है तो ऑलमोस्ट सेम है। CGST एक्ट हम पढ़ते हैं, इसके अलावा हम पढ़ते हैं IGST एक्ट। IGST एक्ट बिल्कुल अलग एक्ट है। जो ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट वाली होती है, इंटर स्टेट वाले मैटर्स के ऊपर अगर लॉ बनाना होता है तो IGST एक्ट बोलते हैं उसके ऊपर। IGST एक्ट हम पढ़ेंगे, उसमें से सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई का। मेजर हम पढ़ेंगे CGST। इसके बाद हमने पढ़ा था लॉ मेकिंग बॉडी, वो छोड़ दो, सारी कहानी बकवास है। GST का जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको एक बार फिर से समराइज कर दिया। कल जो मेजर टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा वो कल पढ़ेंगे ITC। आज की हमारी GST की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।